क्या है, लीगल प्रोसीजर्स हैं। और इसमें ये 3 चीजें हैं जिनके बिना पर कोर्ट में जब ट्रायल होता है तो कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचती है, या यूं कह लीजिए कि अपना फैसला सुनाती है। ये 3 चीजें हैं उसमें। इंडियन पेनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सॉरी ये कोड है, हाँ, और इंडियन एविडेंस एक्ट। जब भी ये तीनों बिना, ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड है, इन तीनों का आपस में रिलेशन है। एक भी अगर नहीं होगा तो फैसला नहीं पूरा हो सकता, जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट नहीं हो सकता, सजा नहीं मिल सकती, या कोर्ट जो है वो सही फैसले पर नहीं पहुंच सकती। लाइक पहला जो है इंडियन पीनल कोड। इंडियन पेनल कोड ये सबसे बड़ा है, जिसको उर्दू में अगर हम बात करें ताजीरात हिंद कहते हैं इसी को। ताजीरात हिंद, हम लोगों ने फिल्मों में देखा होगा ना, दफा 302 ताजीरात हिंद के तहत मुलजिम को सजाए मौत दी जाती है, जो भी है। तो ये क्या है, ये ताजीरात हिंद, इंडियन पेनल कोड ये है। इसमें क्या है, ये जो है अलग अलग जुर्म को इसमें डिफाइन किया गया है, और उसी के तहत जैसे जो भी जुर्म है उसी के तहत इसको क्या सजा मिल सकती है, मैक्सिमम और मिनिमम सजा का इसमें क्या मुतय्यन तयन किया गया है इसमें, इंडियन पेनल कोड में। 1860 में ये बना था, आज़ादी से बहुत पहले 1860 में इंडियन पेनल कोड बना था। इसमें जो ऑफेंसेज हैं, जो जुर्म हैं, उनका जिक्र है, ऑफेंसेज। और इन्हीं ऑफेंसेज के तहत मुलजिम को कौन सी सजा दी जाएगी, सबसे ज्यादा से ज्यादा कौन सी सजा दी जा सकती है, या कम से कम कौन सी सजा दी जा सकती है कोर्ट में, तो उनका भी जिक्र है इंडियन पेनल कोड में। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या है, सीआरपीसी। अब यहाँ पे देखिए प्रोसीजर लगा हुआ है, प्रोसीजर, प्रोसीजर मतलब कोई तरीका। हाँ, अब तरीका किस चीज का होगा, क्राइम हुआ है, कहीं पे जुर्म हुआ है, तो सबसे पहले जो क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या प्रोसीजर अपनाए जाएंगे, और जो सजा है उसका क्या मैकेनिज्म होगा। लाइक सजा के मैकेनिज्म की जब बात हम करते हैं, तो फांसी की सजा दी जाएगी, या उसे कैद बा मुशक्कत की सजा दी जानी है, या सिर्फ उसे फाइन दी जाएगी। ये क्या, ये मैकेनिज्म है पनिशमेंट का। तो दो चीजें इसमें भी आ गई, एक इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर। प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, ये इसमें इस चीज को डिफाइन किया गया है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे कैसे किया जाएगा अगर कोई जुर्म हो रहा है, या फिर मैकेनिज्म पनिशमेंट का, कौन सी सजा दी जाएगी। किसी जुर्म में इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाना है और कौन सी सजा दी जाएगी, ये चीजें जो है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, सीआरपीसी, सीआरपीसी 1973 में स्टेब्लिश हुई थी। क्या है, कानून की किताबें हैं सब। लास्ट वाला इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में ये आया है। हाँ, इंडियन एविडेंस एक्ट। एविडेंस, एविडेंस के माने क्या होता है, सबूत। ऐसे सबूतों के जिससे कोर्ट जो है किसी उस पे पहुंच के कोई फैसला, कोई नतीजा निकाले उन सबूतों से, और कोई फैसला सुनाए। अब ये जो एविडेंस होते हैं या सबूत होते हैं, ये दोनों कोर्ट में लागू होते हैं, चाहे सिविल कोर्ट हो या क्रिमिनल प्रोसीजर हो, दोनों के दोनों में ये एविडेंस, सबूत जो है वो लागू होते हैं। 1872 में ये बना था इंडियन एविडेंस एक्ट। एविडेंस के माने क्या है, सबूत है। अब जब भी अब फैसला सुनाया जाता है, तो है ना, पहले ताजीरात हिंद की बात हो गई, ये तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए, तो गवाह और सबूत ये दोनों आते हैं किसमें, इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड है। इसमें बस ये याद रखना है, पेनल कोड कब आया था, 1860 में, एविडेंस एक्ट 1872 में, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में ये चीज आई थी। अब जो सबसे पहली चीज है, किसी भी जुर्म के बाद सबसे पहले तहकीक की जाती है कि वाकई में ये जुर्म ही था या फिर खुदकशी थी, या जो उसको मारा गया जो भी है। तो वो चीज आती है इंक्वेस्ट, तहकीक जिसको कहते हैं, इसी का दूसरा नाम इंक्वायरी रख लीजिए, इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, कुछ भी। तो अगर कोई डेथ हुई, अब हम फॉरेंसिक मेडिसिन है, क्रिमिनल क्राइम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ज्यादातर डेथ की ही बात होगी। तो अगर कोई डेथ हुई है और हमें ये जानना है कि इस डेथ का क्या काज है, किस वजह से इसकी मौत हुई है, क्यों की गई है मौत, या उसने खुदकशी की है, तो इन चीजों को जानने के लिए जो प्रोसीजर अपनाया जाता है उसको कहते हैं इंक्वेस्ट, तहकीक।
अब ये जो इंक्वेस्ट होता है, अगर डेथ की बात करें तो अननेचुरल डेथ में होता है, अननेचुरल डेथ में। अब अननेचुरल डेथ होती कौन कौन सी है? अचानक किसी की मौत हो गई, कहीं पे बैठा था या कहीं कोई स्पीच दे रहा था, कोई काम कर रहा था, अचानक से उसकी डेथ हो गई, ये हो गई अननेचुरल डेथ। सुसाइड है, होमिसाइड है या इन्फेंटिसाइड है, किसी बच्चे को मार दिया गया, ये अननेचुरल डेथ है। कोई एक्सीडेंट हो गया, पॉइजनिंग हो गई या ड्रग रिएक्शन हो गया, ब्लड मिसमैच हो गया, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन जिसको कहते हैं, तो इन ये सब क्या है? ये अननेचुरल डेथ है। कहीं कोई फैक्ट्री में काम कर रहा था, वहां पे आग लग गई, लोगों की मौत हो गई, तो दैट मीन्स क्या? वो अननेचुरल डेथ है। ऑपरेशन टेबल पे पेशेंट था, एनेस्थीसिया की ओवरडोज हो गई, उससे पेशेंट की डेथ हो गई, ये भी अननेचुरल डेथ है। या मेडिकल नेग्लिजेंस, मैंने पढ़ा है, मेडिकल नेग्लिजेंस के तहत किसी की डेथ हो रही है, या कस्टडी में किसी की डेथ हो रही है, पुलिस कस्टडी में, जेल में था मुलजिम, उसकी डेथ हो गई। इंडिया में डाउरी डेथ है, ये भी अननेचुरल डेथ मानी जाती है, डाउरी डेथ। तो ये सब क्या है? अननेचुरल। अब इनके अलावा जो डेथ हो रही है, किसी को कोई बीमारी थी, लंबे अरसे तक वो बेड रिडन पेशेंट था और उसकी डेथ हो गई, तो ये नेचुरल प्रोसेस से हो रही है, उसको नेचुरल डेथ मानेंगे। ये जितना नाम मैंने लिया, ये अभी तक क्या थी? अननेचुरल डेथ थी। तो अननेचुरल डेथ में इंक्वेस्ट की जाती है। टाइप्स ऑफ इंक्वेस्ट। अब इंक्वेस्ट कितने तरीके का होता है? बेसिक जो है, खासतौर से इंडिया में यही दो है, पुलिस इंक्वेस्ट और मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। हिंदुस्तान में सिर्फ दो इंक्वेस्ट होता है, पुलिस इंक्वेस्ट और मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, याद रखिएगा। और इसमें से मोस्ट कॉमन इंक्वेस्ट कौन सा है? पुलिस। हाँ, पुलिस इंक्वेस्ट इज द मोस्ट कॉमन इंक्वेस्ट। हाँ, और ये दोनों इंक्वेस्ट इंडिया में फॉलो होते हैं, पिछली बार भी बताया था। मोस्ट कॉमन इंक्वेस्ट है पुलिस इंक्वेस्ट। अब नीचे जो सब हेडिंग में देखिए, तीन और इंक्वेस्ट हैं, कोरोनर्स इंक्वेस्ट, मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम और प्रोसिक्यूटर फिजिकल। कोरोनर्स इंक्वेस्ट कभी इंडिया में होता था, इंडिया में होता था, लेकिन अब नहीं होता है, 1999 के बाद अब ये नहीं होता है। ये होता था कहाँ पे? मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। मेट्रोपॉलिटन सिटीज वो सिटीज थे जिनकी जो पॉपुलेशन है वो मोर देन 1 मिलियन, यानी 10 लाख से ज्यादा की जिनकी पॉपुलेशन है, जिन सिटीज की, उनको मेट्रोपॉलिटन सिटीज कहा जाता था। कुछ एग्जांपल आपके जहन में भी आ रहा होगा, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, सूरत, चेन्नई, बैंगलोर, ये सब क्या है? ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं। लास्ट कोरोनर कोर्ट जो था वो मुंबई में था, और सबसे पहले स्टार्ट हुआ था जो कोरोनर सिस्टम या कोरोनर इंक्वेस्ट, वो कोलकाता से स्टार्ट, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी वहीं पे स्टेब्लिश, अंग्रेजों के जरिए लाया गया ये सिस्टम था। तो सबसे पहले कोलकाता में शुरू हुआ था, और सबसे आखिर में कहाँ पे खत्म हुआ? मुंबई में। अब ये कोरोनर इंक्वेस्ट नहीं होता है। मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम यूएस में ये होता है, और ये अगर कोई ये पूछे कि इंक्वेस्ट में सबसे बेस्ट इंक्वेस्ट कौन सा है, तो वो यही है, मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम। क्यों? क्योंकि अब जैसे पुलिस किसी डेथ की तहकीक कर रही है, हाँ, इंक्वायरी कर रही है, तो वो एक ले मैन की तरह ही करेगी। हाँ, मौत हुई है, उसमें यहाँ पे ये खंजर पाया गया, इतना खून बहा, ठीक है, वो उसने बता दिया। लेकिन जो मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम में क्या है कि ये फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट होते हैं, इनको पूरी नॉलेज होती है कि हाँ, वुंड है तो ये स्टैब वुंड था, या जो हथियार था वो धारदार था, नुकीला था, कैसा था, डेप्थ कितनी है, विड्थ कितनी है, ये सब जो बताएगा, उसके बाद कोई ओपिनियन दे सकता है, तो वो ये मेडिकल एग्जामिनर दे सकता है। तो ये वाला सिस्टम सबसे बेस्ट सिस्टम माना गया था। यूएस में आज भी मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम होता है, और सबसे बेस्ट इंक्वेस्ट यही है। और प्रोक्यूरेटर फिजिकल ये सिर्फ स्कॉटलैंड में होता था, और कहीं नहीं होता है। तो बेसिक जो टाइप ऑफ इंक्वेस्ट है, दो ही है इंडिया में जो फॉलो होती है, पुलिस इंक्वेस्ट और मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। पुलिस इंक्वेस्ट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंक्वेस्ट। हाँ, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट कुछ खास केसेस में होता है, लाइक कोई कहीं पे कोई, हम कहीं पे धरना दे रहे थे और उन्होंने कहा कि खाली करो, पुलिस वाले थे, खाली करो, नहीं खाली, उन्होंने फायरिंग कर दिया और उसमें डेथ हो गई। तो कहीं कोई इस तरीके का अगर है, तो वहां पे मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करे। अब पुलिस इंक्वायरी नहीं करे, क्योंकि अक्यूज कौन है? पुलिस वाले। अब जाहिर सी बात है, पुलिस वाले अपने ही खिलाफ तो इंक्वायरी करेंगे नहीं। तो जहां पे ऐसे मैटर हो जहां पे अक्यूज जो है वो पुलिस वाले हो खास तौर पे, तो वहां पे मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होता है। इसके अलावा डाउरी डेथ में, डाउरी डेथ में भी मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होता है। नॉर्मली डाउरी डेथ में मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होता है। और डाउरी डेथ कब तक कहेंगे? ये भी एक बात है ना, शादी हो गई, अब
कितने साल तक अगर डेथ हो गई है तो उसको डाउरी डेथ के अंडर में लेके आ सकते हैं। less than 7 years हाँ, of 7 years. मैरिज के 7 साल के अंदर अंदर अगर वुमेन सुसाइड कर ले, होमिसाइड या किसी भी अननेचुरल सर्कमस्टांस में उसकी डेथ हो रही है, और उसके जो घर वाले थे, माँ बाप भाई बहन, उन्होंने ये वो लगाया इल्जाम कि हाँ इसको मारा गया है, अब वो दहेज के लिए मारा गया, ये जो भी मारा गया, उन्होंने केस जो फाइल किया वो अंडर डाउरी डेथ में फाइल कर दिए। तो लेस देन 7 years ऑफ मैरिज, अगर 7 साल से कम की मैरिज है तो उसको डाउरी डेथ पे वो एप्लीकेबल है। यहाँ पे मजिस्ट्रेट को इंक्वेस्ट करना है। और कोई मेंटल हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एडमिट था और वहां पे उसकी डेथ हो गई, तब भी मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट करेगा। तो ये कुछ खास चीजें, खास स्पेशली जहां भी एक्यूज पुलिस वाले होंगे, जुर्म जो है, मुजरिम, वो पुलिस वालों को जहां पे बनाया जाएगा तो वहां पे जो इंक्वेस्ट होगी वो मजिस्ट्रेट करेगा। बाकी और दूसरे केसेस में पुलिस इंक्वेस्ट करती है। कोरोनर्स का मैंने बताया, अब ये नहीं होता है, इंडिया में नहीं होता है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में होता था। मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम इज द बेस्ट इंक्वेस्ट। सबसे अच्छी इंक्वेस्ट अगर कोई पूछे कौन सी है तो मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम है। प्रोक्यूरेटर फिजिकल होता ही नहीं, सिर्फ स्कॉटलैंड में होता था। तो दो ही चीजों को पढ़ना है, पुलिस इंक्वेस्ट और मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट को। पुलिस इंक्वेस्ट, अब ये तहकीक है, मैंने बताया ना कि ये जो प्रोसीजर है इन्वेस्टिगेशन का, उस चीज को हमें देखना है कि हाँ अगर डेथ हुई थी तो कैसे हुई, किन कंडीशंस में हुई। तो जाहिर सी बात है ये किस में आएगा, सीआरपीसी में आएगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी। और ये किस सीआरपीसी के सेक्शन में आता है, एक बार पढ़ा होगा, पुलिस 174 में सर. 174. सेक्शन 174 सीआरपीसी। ये सॉरी, ये आता है 174 में आता है। 176 में कौन सा आता है, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट आता है। 174 सेक्शन सीआरपीसी पुलिस इंक्वेस्ट आता है। अब इसमें करता कौन है, पुलिस तहकीक, इंक्वेस्ट करता कौन है इस पुलिस इंक्वेस्ट में? हेड कांस्टेबल सर, या फिर उससे ऊपर का ऑफिशियल हो. Above the head constable. सीनियर हेड कांस्टेबल लेके आइए यहाँ पे। हाँ, सीनियर हेड कांस्टेबल या उससे ऊपर की पोस्ट वाला, इसको हम कहते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सीनियर हेड कांस्टेबल या उससे ऊपर की पोस्ट का होना चाहिए, जो अननेचुरल डेथ के केसेस में वो इंक्वायरी करेगा। फिर किस किस में नहीं कर सकता, जो मजिस्ट्रेट के, उसमें मैंने बताया कि जो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट के इंडिकेशन, तो उसके अलावा जितनी भी डेथ होंगी अननेचुरल, उसमें सीनियर हेड कांस्टेबल या उससे ऊपर की पोस्ट का कोई भी पुलिस ऑफिसर होगा वो इंक्वायरी करेगा। सेक्शन 174 सीआरपीसी में इसका प्रोविजन है, इसका जिक्र है। अब इसमें क्या है, इसमें तीन चार चीजें जाननी होती है। सबसे पहले क्या है कि अगर किसी की डेथ हुई है तो उसकी आइडेंटिटी को रिवील करना है कि वो है कौन। कहीं पे अगर कोई लाश पाई गई है तो सबसे पहले ये तो जानना है कि वो है कौन, कहाँ का है, तो उसकी आइडेंटिटी को जानना है। उसकी आइडेंटिटी को हमने जान लिया। अब दूसरी चीज ये कि प्लेस ऑफ द डेथ, मौत हुई कहाँ। अगर कहीं पे कोई लाश मिली, जरूरी नहीं है कि वो वहीं पे मारी, हो सकता है कहीं पे और उसको मार के लाके फेंका गया हो। तो दूसरी चीज हो जाती है प्लेस ऑफ द डेथ, इसको जानना। ये इसी पुलिस इंक्वेस्ट का ही काम है। तीसरी चीज क्या है, अब ये हो गई कि प्लेस ऑफ द डेथ, हाँ इसको कहाँ पे हो सकता है, मोस्ट डेफिनेटली कहाँ पे कत्ल किया गया है। तीसरी चीज आपके जहन में क्या आनी चाहिए अगर कोई लाश मिल रही है, टाइम सिंस डेथ, टाइम, वक्त। हाँ, ये लाश कितनी पुरानी हो सकती है, इसको कब कत्ल किया गया होगा या कब इसकी मौत हुई होगी। और चौथी चीज थी कि वो काज ऑफ द डेथ, चौथी चीज जो है वो काज ऑफ डेथ जानना है कि मोस्ट प्रोबेबली किस वजह से इसकी मौत हुई होगी। एक्सीडेंटल है, सुसाइडल है, होमिसाइडल है, या एनेस्थीसिया से हुई, जिससे भी हुई। ये चीज जाननी थी कि काज ऑफ द डेथ क्या हो सकता है। ये चार चीजें जो इस सीनियर हेड कांस्टेबल या इससे ऊपर की पोस्ट वाले को, जिसको हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कह रहे हैं, सबसे पहले उसको ये काम करना है। अब उसने ये चीजें तो जान ली। अब जाहिर सी बात है अगर इंक्वायरी कर रहा है तो वहां पे क्या, मुलजिम का भी तो होना चाहिए। अननेचुरल डेथ में क्या होता है, कोई एक ऐसा पार्टी होती है जिसको हम मुलजिम मान के उसी के खिलाफ तो इंक्वायरी करेंगे। ये चीजें जानने के बाद तो एक मुलजिम बनाया जाता है, और ये जरूरी भी है इंक्वेस्ट में। तो लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसके नाम को रिवील किया जाए। पुलिस इंक्वेस्ट अगर हो रही है
वो अपनी इंक्वायरी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मुलजिम के खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन उस मुलजिम के नाम को उन्हें नहीं बताना है किसी को, या कैसे डेथ हुई वो तो अपनी इंक्वायरी में लिखेंगे, लेकिन उन्हें इस चीज को रिवील नहीं करना है, ना तो मुलजिम के नाम को, मैनर ऑफ डेथ को, वेपन को, इन चीजों को उन्हें नोट तो करना है, लेकिन उसको रिवील नहीं करना है, बताना नहीं है किसी को। इसके बाद क्या हो सकता है, दूसरी चीज, जब इन्होंने ये कर लिया तो एक चीज और आती है, अगर पुलिस वाले हैं तो ये मजिस्ट्रेट की उससे सहमति से फिर लाश को क्या पोस्टमार्टम के लिए भेज सकते हैं कि हाँ हमने तो अपनी कार्रवाई कर ली, अब आप भी रिपोर्ट करके दे दीजिए। खैर ये बात कीजिए पोस्टमार्टम होगा कैसे, प्रोसीजर कैसे होता है, जब भी कहीं पे मौत की वो इंफॉर्मेशन मिलती है तो जो वहां का वो है नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, उसको आमतौर से उसके पास वो डेथ की वो खबर जाती है, सबसे पहले बताई जाती है, तो फिर वो कहता है कि हाँ इंक्वेस्ट होनी चाहिए, इसकी तहकीक होनी चाहिए। अब अगर हो रहा है, जो पुलिस ऑफिसर है उसने उसको, अब वो जाना है वहां पे जहाँ पे डेथ हुई है, तो वो जब भी वहां पे पहुंचेगा तो वो सबसे पहले दो दो विटनेस, दो या उससे ज्यादा विटनेस को इकट्ठा करेगा। ऐसे नहीं किसी के घर में घुस गया, नहीं, उसको कम से कम दो ऐसे लोगों को लेके आना जो उस लोकेलिटी के सबसे रिस्पेक्टेड पर्सन हो, जिनकी बात लोग मानते हो, मोतबर हो। दो या दो से ज्यादा, इनको हमने क्या नाम दिया, पंचा। हाँ, पंचा, और इसी पंचा से जो रिपोर्ट वो तैयार करते हैं उसका नाम पंचनामा रखा गया है। जो रिपोर्ट तैयार होती है उसका नाम है पंचनामा, इंक्वायरी के बाद। हाँ, वो पंचनामा कहलाती है। तो जो विटनेस है, गवाह है, उनको पंचा कहा जाता है। ठीक है, हो गया। अब जो रिपोर्ट उसने तैयार की इन लोगों को लेके गवाहों की मौजूदगी में, उसने रिपोर्ट तैयार कर ली, अब उस रिपोर्ट को उसे कहाँ भेजना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम या एसडीएम को। यहाँ पे उसने रिपोर्ट भेज दी, इसकी ड्यूटी खत्म हो गई, पुलिस ऑफिसर की या पुलिस इंक्वेस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इसकी ड्यूटी खत्म हो गई। अब डीएम या एसडीएम है, अब ये क्या करेंगे, ये बात की चीज है, ये फिर क्या करते हैं, ये केस को फॉरवर्ड करते हैं या खुद सुनवाई करते हैं, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर सेशन जज जज को भेज देते हैं वहां पे डिस्ट्रिक्ट जज में। फिर वहां पे फिर पूरा प्रोसीजर शुरू होता है। अभी ये इंक्वेस्ट हो रहा था, इसमें एक चीज और है, ये जो सीनियर हेड कांस्टेबल या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, अगर इसे लग रहा है कि हाँ हमें कुछ गवाही और ले सकते हैं, हम इन्होंने रिपोर्ट तैयार कर ली थी, भेजने तो इसे लगा कि जो गवाह थे हम उनसे कुछ और पूछ सकते हैं, या दो चार लोग थे ये और ज्यादा तफसील हमें बता सकते हैं इस केस के बारे में, तो वो उनको क्या करते हैं, रिटर्न में एक लेटर भेजते हैं जिसको हम समन कहते हैं। वो उनको भेजते हैं कि आपको फला दिन फला तारीख पे फला वक्त पे आपको यहाँ पुलिस स्टेशन में आना है और आपसे कुछ पूछताछ की जाएगी। अब अगर समन चला गया है तो फिर उसे आना है और जवाब देना है उस आदमी को। ये सेक्शन 175 सीआरपीसी बताता है कि अगर आपको समन मिल गया है तो आपको अटेंड करना है, उस स्पेसिफाइड डेट में उस स्पेसिफाइड प्लेस पे आपको जाना है। और अगर आप नहीं जा रहे हैं, आप आंसर नहीं दे रहे हैं, तो फिर ये पनिशेबल है, सजा मिल सकती है सेक्शन 179 के तहत आईपीसी। 6 मंथ की आपको पनिशमेंट मिल सकती है, कैद की, और 1,000 या उससे ज्यादा की फाइन भी दे सकते हैं आप, दोनों। अगर आपने जवाब नहीं दिया, आपको समन मिल गया है, तो फिर एज ए गवाह हमें जाना ही जाना है। ये था पुलिस इंक्वेस्ट। अब मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट कौन करता है, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट कौन करेगा, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट एसडीएम या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये लोग करेंगे। हाँ, इवन कलेक्टर, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने किसी कलेक्टर को वहां पे अपॉइंट कर दिया है, कलेक्टर या सब कलेक्टर, जिसको हम तहसीलदार भी कहते हैं, सब कलेक्टर को, तो वो लोग भी मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट कर सकते हैं अगर उनको पावर दे दी गई है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। अदरवाइज डीएम एसडीएम और जुडिशियल मजिस्ट्रेट, हाँ, ये सब करते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में अगर ये लोग खाली नहीं है, कहीं पे दंगा हो गया बहुत ज्यादा, मतलब अलग अलग तहकीक हो रही है, तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, सब कलेक्टर्स को या जिनको तहसीलदार हम कहते हैं उनको भी इंपावरमेंट दे देती है कि आप ये इंक्वेस्ट, ये तहकीक कर सकते हैं। अब इसको डील कौन करता है, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट को डील कौन करता है, सेक्शन सीआरपीसी कितना थी, 176। हाँ, और पुलिस इंक्वेस्ट क्या थी, 174 था। इसके इंडिकेशंस मैंने बता दिए थे किन किन कंडीशंस में मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होती है। पुलिस फायरिंग में डेथ हो गई है,
पुलिस कस्टडी में जेल में था कोई मुलजिम, उसकी डेथ हो गई है, एनेस्थीसिया पे कोई पेशेंट था उसकी डेथ हो गई है, डाउरी डेथ हो गई है, या मेंटली इल पेशेंट था मेंटल हॉस्पिटल में वो एडमिट था वहां पे उसकी डेथ हो गई है, तो वहां पे मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 176 सीआरपीसी। डीएम एसडीएम या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करते हैं। ये पुलिस ऑफिसर कौन सा था, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो पुलिस इंक्वेस्ट में कर रहा था वो सीनियर हेड कांस्टेबल या उससे ऊपर की पोस्ट वाला होना चाहिए। सुपीरियर कौन सा होगा, मजिस्ट्रेट, इसके पास ज्यादा पावर है, ये सुपीरियर होता है, और पुलिस इंक्वेस्ट क्या है, इंफीरियर है। ये चीज आपको जाननी चाहिए। अब इसमें एक चीज और है, जो ना पुलिस वाले होते हैं इनके पास पावर कम होती है, ये समन तो दे सकते हैं, लेकिन अगर सजा की बात हो गई, मजिस्ट्रेट ने अगर बुलाया तो वो वहीं पे क्या कर सकता है, उनको कल्प्रेट भी बना सकता है, और वो क्रॉस एग्जामिन भी करता है मजिस्ट्रेट। पुलिस, ये इनकी बेसिक वो थी, डिफरेंस था। इसके बाद तीसरा जो आता था वो हमारा कोरोनर्स कोर्ट होता है। कोरोनर्स कोर्ट के बारे में मैंने क्या बताया, ये सिर्फ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है। हाँ, यहाँ पे जो एक्यूज है उसका प्रेजेंट होना जरूरी नहीं, जबकि मजिस्ट्रेट कोर्ट में क्या था, एक्यूज का प्रेजेंट होना जरूरी था मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट में। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, और ये इंडिया में अब होता भी नहीं है कोरोनर्स इंक्वेस्ट। लास्ट टाइम मुंबई में इसके कोर्ट थे, अब ये वहां से भी खत्म हो चुके हैं 1999 में। कोरोनर्स इंक्वेस्ट खत्म हो जाए, बस ये था कि हाँ इंडिया में होती है, इतना ही इसको याद रखना। चौथा जो हमारा था, मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम। मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम अगर हम बात करें तो इट इज द बेस्ट इंक्वेस्ट। क्यों, क्योंकि इसको करने वाला जो इसको नॉलेज है, ले मैन नहीं है वो। हाँ, ये क्या है, ये सर्टिफिकेट है इसके पास फॉरेंसिक पैथोलॉजी की, एज ए फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट ये सर्टिफाइड है, इसके पास सर्टिफिकेट होती है, तो जाहिर सी बात है कि इसके पास नॉलेज भी उसी लेवल का होगा। और जो ये कोरोनर्स हैं या एसडीएम, एसडीएम क्या है भाई, उसने मेडिकल की पढ़ाई तो की नहीं, पुलिस ने तो की नहीं है, तो इसलिए इसको सबसे बेस्ट इंक्वेस्ट माना गया। लेकिन वो क्या है ना कि जो भी अच्छी चीजें हैं वो हमारे यहाँ नहीं होती हैं, तो मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम हिंदुस्तान में नहीं होता है, तो इसके बारे में बस यही याद रखिए, सबसे बेस्ट है लेकिन इंडिया में नहीं होता है। स्कॉटलैंड में ये होता है प्रोक्यूरेटर फिस्कल, ये भी एक किसी एक शख्स को क्रिमिनल मैटर्स में अपॉइंट कर दिया जाता है कि आप इस मैटर को इंक्वायर करिए या इसकी इंक्वेस्ट करिए, तहकीक करिए, उसके बाद अपनी रिपोर्ट दीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ स्कॉटलैंड में होता है। ठीक, अब इसके बाद इन्होंने, चाहे पुलिस ने, मजिस्ट्रेट ने अपनी तहकीक पूरी कर ली। अब वो क्या हुआ, जो इन्वेस्टिगेशन हो गई थी वो रिपोर्ट तैयार हो गई, इन्होंने साइन किया, अब उसको भेजेंगे कहाँ पे, अब वो केस उस पे फाइल होगा, उस रिपोर्ट के मुताबिक उसके आधार पे केस फाइल होगा। केस कहाँ फाइल होगा, कोर्ट में होगा। तो अब आते हैं कोर्ट ऑफ लॉ की तरफ। हिंदुस्तान में कितने तरीके के कोर्ट हैं, टू टाइप। हाँ दो टाइप हैं, पिछली बार मैंने, टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिविल कोर्ट, एक होता है क्रिमिनल कोर्ट। हाँ, सिविल कोर्ट का क्या काम है, ये जो झगड़े वाले जितने भी केसेस, डिस्प्यूट, झगड़े, मुआवजा, ये सब वाले जो केसेस है ना, वो सिविल कोर्ट में होते हैं। और क्रिमिनल में क्राइम से रिलेटेड, डेथ हुई, किसी को बहुत ज्यादा चोट हुई, किसी ने मारपीट की, जहां पे क्राइम हो रहा है वो क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग जगहों पे, दोनों एक ही जगह होते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके आप ऊपर की तरफ चले जाइए, हर जगह होते हैं। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, हमें क्रिमिनल कोर्ट के बारे में पढ़ना है। सिविल कोर्ट को बस यहीं पे खारिज कर दीजिए। बस ये जानना है कि कोर्ट ऑफ लॉ कितने तरीके के, दो तरीके के होते हैं, एक सिविल है एक क्रिमिनल है। अब क्रिमिनल कोर्ट की फिर अलग अलग इसकी सब टाइप्स हैं। इसमें आता है सुप्रीम कोर्ट, सबसे सुप्रीम बॉडी है, ये जितने भी कोर्ट इंडिया में इससे नीचे सबको ये सुपरवाइज करती है, और ये कोई भी सजा, कोई भी फैसला दे सकती है। और जितने भी इसके नीचे वाले हैं या पूरा इंडिया, इवन गवर्नमेंट भी बाउंड टू होती है इसके फैसले को मानने के लिए। दूसरा जो आता है हाई कोर्ट, हर स्टेट में यूजुअली, अब यहाँ पे यूजुअली का लफ्ज लगता है, यूजुअली एवरी स्टेट हैज इट्स ऑन हाई कोर्ट, हाई स्टेट मैंने लिखा, हाई कोर्ट। हाँ, हर स्टेट में होता है एक, आमतौर से याद रखिएगा। अभी फिक्स नहीं है, क्योंकि अभी जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है, हाँ, इन दोनों का हाई कोर्ट सेम है। इसी तरीके से हरियाणा और पंजाब का हाई कोर्ट सेम है। अब जितने स्टेट हुए उतने हाई कोर्ट तो है नहीं,
लेकिन आम तौर से इसके अलावा और अदर स्टेट में जाइए तो सबके अपने हाई कोर्ट हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि यूजुअली एवरी स्टेट हैज इट्स ऑन हाई कोर्ट, लेकिन कंपलसरी नहीं है। अभी मैंने 2 स्टेट का बताया, 4 स्टेट का मिला के 2 हाई कोर्ट है। हाँ, तो हाई कोर्ट हुआ, हर स्टेट के अपने एक हाई कोर्ट होता है। इसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसको हम सेशन कोर्ट भी कहते हैं। सेशन कोर्ट कहाँ पे होता है? डिस्ट्रिक्ट में होता है। चौथा जो आता है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट, ये स्पेशल कोर्ट्स में आ जाते हैं। प्रिसाइडेड बाई कौन? सीएम। अब मजिस्ट्रेट कोर्ट की फर्दर क्लासिफिकेशन में 3 टाइप का हो जाता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसको अभी देखते हैं। और इसी का जस्ट वो है, देखिए, जो जैसे हम सेशन कोर्ट की जब बात करते हैं तो यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट जज होता है, एक सेशन जज होता है। डिस्ट्रिक्ट जज क्या है? जो सिविल केसेस को जो देखता है, प्रिसाइड करता है, वो डिस्ट्रिक्ट जज होता है। हाँ, और जो सेशन जज होता है वो क्रिमिनल कोर्ट को प्रिसाइड करता है सेशन कोर्ट में। और इसी में एक चीज होती है असिस्टेंट सेशन कोर्ट, वो इसका असिस्टेंट हो, इसका डिप्टी होता है सेशन कोर्ट में। एक इसकी निचली अदालत होती है जिसको असिस्टेंट सेशन कोर्ट कहते हैं। ये भी, ये फांसी तक की सजा असिस्टेंट सेशन कोर्ट तक दे सकता है। ये मजिस्ट्रेट कोर्ट फांसी की सजा नहीं दे सकता, लेकिन असिस्टेंट सेशन कोर्ट है वो फांसी की सजा दे सकता है। और उसकी फांसी की सजा पे मुहर कौन लगाता है? ये हाई कोर्ट लगाता है। अब एक एक करके देखते हैं। यहाँ से इसका ये फ्लो चार्ट देख लीजिए। 4 तरीके का क्रिमिनल कोर्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट। सेशन कोर्ट में एक एडिशनल कोर्ट है जिसको हम कहते हैं असिस्टेंट सेशन कोर्ट। इस सेशन कोर्ट तक, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और असिस्टेंट, यहाँ तक क्या है? फांसी की सजा मिल सकती है, यानी हैंगिंग की या डेथ सेंटेंस। इंडिया में अगर डेथ सेंटेंस किसी को दिया जाता है तो वो हैंगिंग के थ्रू दिया जाता है। तो डेथ सेंटेंस अगर कोई दे सकता है तो वो असिस्टेंट सेशन कोर्ट तक मिल सकता है। सेशन कोर्ट भी देगा, असिस्टेंट भी देगा। असिस्टेंट ने अगर दे दिया डेथ सेंटेंस तो वो हाई कोर्ट वाला उस पर मुहर लगाएगा, हाई कोर्ट में फिर उसका जाएगा मामला। वहां पे अगर इस जज ने, हाई कोर्ट के जज ने कहा कि हाँ इनका फैसला सही था, इसको फांसी की सजा होनी चाहिए, देन अब उसको फांसी की सजा हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? नेशनल कैपिटल इंडिया में ये है, न्यू दिल्ली में। सॉरी, न्यू दिल्ली यानी नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली में ये सिचुएटेड है। ये क्या करता है? इसके पास पावर भी है, और ये जितने भी कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट, ये इनको सुपरवाइज भी करता है और इनके फैसले को ये चेंज भी कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट है। और इसका जो भी कानून है, जो भी फैसला है, वो तमाम कोर्ट्स को, इवन गवर्नमेंट को भी मानना है। सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट कहाँ पे होती है? यूजुअली मैंने बताया कहाँ पे होती है, हर स्टेट के अपने कैपिटल में लोकेटेड होती है। और इसके जज जो होते हैं, हाई कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है? सवाल ये है प्रेसिडेंट कि, ऑफ इंडिया और हाँ सही बता रहे हैं, बताइए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर। हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है इन कंसल्टेशन विद सीजेआई, जिसको हम कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और गवर्नर ऑफ द स्टेट। इन दोनों के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर, उस स्टेट के गवर्नर के कंसल्टेशन से फिर प्रेसिडेंट जो है वो मुहर लगाते हैं कि हाँ ये फला आदमी इस हाई कोर्ट का जज है। ठीक, इस तरीके से इसका होता है। और ये हाई कोर्ट भी क्या करता है? कोई भी सजा दे सकता है, कोई भी फाइन लगा सकता है। कानून में जो भी बड़ी से बड़ी सजा है, जो बड़ी से बड़ी फाइन है, वो हाई कोर्ट दे सकता है। लेकिन यहाँ का जो एक चीज है कि अगर हाई कोर्ट ने कोई सजा दे दी है तो जो एक्यूज है, जो मुलजिम है, उसके पास एक चांस होता है कहाँ पे जाने का? सुप्रीम कोर्ट में जाने का। ये हायरकी है इस तरीके से। अब सेशन कोर्ट कहाँ पे होता है? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे होता है, हर जिले में होता है। इसको मैंने बताया कि सेशन कोर्ट को ही डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो 2 तरीके के इसमें जज कहे जाते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट जज है, एक सेशन जज है। डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो क्या करता है? वो सिविल केसेस को प्रिसाइड करता है। और जो सेशन जज है वो क्रिमिनल केसेस को करता है। हाँ, अब अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात कर रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात मैंने की थी, किसको कहते हैं? जिनकी पॉपुलेशन मोर देन 1 मिलियन, यानी 10 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है, तो उनको हम मेट्रोपॉलिटन सेशन जज और मेट्रोपॉलिटन जज, दो नाम वहां भी दे देते हैं इस तरीके से, जो सिविल केसेस या क्रिमिनल केसेस को प्रिसाइड करते हैं, सेम यही। अब इनके जजेस को कौन अपॉइंट करता है?
सेशन कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है? भाई हाई कोर्ट के तो जजेस को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर। सेशन कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। सेशन सेशन जज को अपॉइंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है इन कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट। हाँ, इन कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट। एक तरीका तो ये हो गया, स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से। दूसरा तरीका ये होता है कि जो निचली अदालत है, जैसे असिस्टेंट सेशन कोर्ट है, इसके जज को उठा के एलिवेट कर दिया जाए, तरक्की दे दी जाए, उसको सेशन जज बना दिया जाए। ये दूसरा तरीका है। दो तरीके से यहाँ पे होता है। एक तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से। दूसरा ये कि जो निचली अदालत का जज है उसको क्या किया जाए, उसको तरक्की दे दी जाए, उसको अपॉइंट कर दिया जाए अब सेशन जज पे। ये होगा। ये किन केसेस को देखते हैं सेशन कोर्ट वाले? ये ऐसे तमाम केसेस को देखते हैं जो उनकी तरफ से मजिस्ट्रेट कोर्ट से भेजे जाते हैं सेशन कोर्ट में। वो केसेस जो मजिस्ट्रेट भेजता है इनकी तरफ, वो सेशन कोर्ट देखती है उन केसेस को। और ये जो भी कानून के दायरे में जो भी सजा है, जो भी फाइन है, ये इम्पोज कर सकते हैं, दे सकते हैं। असिस्टेंट सेशन कोर्ट की बात मैंने की थी, ये भी इससे निचली अदालत है। सेशन कोर्ट है, असिस्टेंट निचली अदालत हो गई है। ये डेथ तक का ये भी सेंटेंस दे सकते हैं, ये सजा दे सकते हैं, फांसी की सजा ये दे सकते हैं, लेकिन इनकी फांसी की सजा पे मोहर लगाता है हाई कोर्ट। हाँ, सॉरी, एक गलती, मैंने एक चीज गलत बताई यहाँ पे। जो असिस्टेंट सेशन कोर्ट होता है ये डेथ नहीं देता, बल्कि सेशन कोर्ट वाले डेथ, ये फांसी की सजा देते हैं। इनकी फांसी की सजा को ये हाई कोर्ट तय करता है, ये नहीं देते। ये बाकी और दूसरी चीजें ये कर सकते हैं। असिस्टेंट सेशन कोर्ट हर हर मतलब कोई भी सेंटेंस कर सकता है, वो कैद की सजा दे सकता है, लेकिन मौत की सजा ये नहीं दे सकता असिस्टेंट सेशन कोर्ट। ये गलती थी मेरी तरफ से, इसको देख लीजिएगा। सेशन कोर्ट वाले हैं ये डेथ, ये ये मौत की सजा दे सकते हैं, और इसकी सजा पे कौन मोहर लगाएगा? हाई कोर्ट लगाएगा। ठीक। उसके बाद आता है फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट। तीन तरीके का होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। इसमें से एक सवाल इस बार आया हुआ था, इस बार का जो AIA PGT का वो आया था क्वेश्चन, उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से आया था कि इनका क्या क्या पावर है इन मजिस्ट्रेट्स की। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है ये 7 साल तक की कैद की सजा दे सकता है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years, एंड फाइन। फाइन की कोई लिमिट नहीं, जितनी चाहे उतनी फाइन लगा सकता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इसकी पावर क्या है? ये 3 साल तक इम्प्रिजनमेंट एंड 10,000, ये 10,000 है, अप टू 10,000 ये फाइन इम्पोज कर सकता है। एंड सेकंड क्लास जो है उसकी फाइन है 5,000 और 1 साल तक की वो सजा दे सकता है। इसका ये जो पावर है ये याद रखिएगा। मजिस्ट्रेट कोर्ट के अलग अलग केस सबके हैं। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर क्या है? इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years एंड फाइन विदाउट लिमिट, जितनी चाहे उतनी फाइन दे सकता है। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट 3 साल की वो कैद और 10,000 तक का जुर्माना। और सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो 1 साल तक का कैद और 5,000 तक का जुर्माना ये दे सकते हैं। मजिस्ट्रेट कोर्ट वाली ये तीनों अपना फैसले में इस तरीके से, इनका ये पावर याद रखने की चीज है। अब आइए जुर्म क्या हुआ, इन्होंने तो इनके पावर हो गए। जुर्म, ऑफेंसेस का मतलब क्या हुआ? वही क्राइम। जुर्म कितने तरीके के होते हैं? तो ये बेसिकली जो है 5 तरीके के इनको हम कहते हैं। सीआरपीसी में जो है 5 तरीके के जुर्म को डिफाइन किया गया है। बेलेबल, नॉन बेलेबल, देखिए नाम में ही है। इसी तरीके से कॉग्नाइजेबल, नॉन कॉग्नाइजेबल। बेलेबल ऑफेंस क्या होता है? ऐसे ऐसे जुर्म जिनमें बेल बेल यानी जमानत, हाँ, जिनमें जमानत मिल जाए, वो ऐसे तमाम जुर्म, ऐसे तमाम ऑफेंसेस जिसमें बेल कैन बी ग्रांटेड, और इसमें कोर्ट को कोई हक नहीं है कि वो आपकी बेल ना दे, वो बेल दे देगा। ये ऐसे जुर्म होते हैं। अब जैसे किसी को हमने चोट पहुंचा दी है,
बहुत ज्यादा ग्रीवियस हर्ट अगर नहीं हुआ है, तो ऐसे में क्या है, हमें जमानत मिल जाएगी, भले वो केस चलता रहे। हाँ, या अगर हम किसी का इलाज कर रहे थे, हमसे नेग्लिजेंस हो गया, उसमें पेशेंट की डेथ भी हो रही है, तब भी पे वो बेलेबल ऑफेंस है। थोड़ी नेग्लिजेंस से अगर डेथ हो रही है तो वो बेलेबल ऑफेंस है। ड्यू टू नेग्लिजेंस, या हमने किसी को चोट पहुंचा दी जानबूझकर, किसी को चोट पहुंचा दी, तो वो भी क्या है, किसी को हमने हर्ट किया, चोट पहुंचा दी, वो बेलेबल ऑफेंसेज है। इसमें क्या है, हमें जमानत मिल जाएगी। नॉन बेलेबल ऑफेंसेज वो है, अब नाम में ही फर्क है। नॉन बेलेबल जिनमें जमानत नहीं मिल सकती, सीधी सी बात है, जिसमें बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड। ये बहुत सीरियस, बहुत खतरनाक जुर्म होते हैं। हाँ, तो ये क्या हुआ, जैसे मर्डर का केस हुआ या अटेम्प्ट टू मर्डर, दोनों केसेस, अटेम्प्ट टू मर्डर या मर्डर, ये हो गया। डाउरी डेथ का केस है, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। डाउरी डेथ इज आल्सो नॉन बेलेबल ऑफेंस। हाँ, या फिर हम किसी, अभी हमने एमटीपी एक्ट पढ़ा था ना, उसमें कंसेंट लेना जरूरी था। अगर किसी का बिना कंसेंट के, किसी वुमेन के कंसेंट के बिना हमने उसका मिसकैरेज करवा दिया, यानी एबॉर्शन करवा दिया, तो वो भी नॉन वेलेबल ऑफेंस में आता है। ठीक, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, डाउरी डेथ, और किसी का काजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमेन्स कंसेंट, उसकी कंसेंट के बिना हमने उसका वो कर दिया, मिसकैरेज करवा दिया, एबॉर्शन करवा दिया। तो ये सब जो हुए नॉन वेलेबल ऑफेंसेस है, जिसमें जमानत नहीं मिल सकती है। अब आता है वारंट केसेस। वारंट केसेस का मतलब ये है कि वो ऐसे तमाम केसेस, ऐसे तमाम जुर्म जो कम से कम 2 साल से ज्यादा की, जिसमें इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या जिसमें फांसी की सजा हो सकती है, डेथ का वो मिल सकता है आपको पनिशमेंट। अब जैसे इसमें मर्डर ले लीजिए, इसकी क्या है, इसको या तो क्या है, पनिशमेंट में डेथ मिल सकती है, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट। हाँ, या 2 साल से ज्यादा की सजा तो होनी ही होनी है। कोई भी अटेम्प्ट टू मर्डर आप है, अगर उसमें हमारा जुर्म साबित हो गया मर्डर में या अटेम्प्ट टू मर्डर में, तो 2 साल से ज्यादा की सजा तो मिलनी ही मिलनी है। और कुछ कुछ मर्डर केसेस में क्या है, फांसी की भी सजा है, हो गई है लोगों को, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट। हाँ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकता है। तो ये जो ऐसे तमाम, जिनमें 2 साल से ज्यादा की इम्प्रिजनमेंट हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, या डेथ पनिशमेंट हो, जिसमें, उन तमाम केसेस को हम कहते हैं वारंट केसेस। उनको हम क्या कहते हैं, वारंट केसेस कहते हैं। जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर है, डाउरी डेथ है, मर्डर केसेस है, ये सब नॉन बेलेबल ऑफेंस भी है, और इसी को वारंट केसेस भी कहा जाता है। अब अगर इन सबको आप हटा दीजिए, जो मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, डाउरी डेथ है, ये वारंट केसेस में आ गए। इनके अलावा जो दूसरे केसेस हैं, उनको हम समन केसेस कहते हैं। हाँ, समन केसेस। अब समन केसेस क्या हुआ, अटेम्प्ट टू सुसाइड अगर है, वो समन केस में आता है। या किसी को जानबूझ के हमने चोट पहुंचा दी, हर्ट किया, तो वो क्या, वो समन केसेस में आता है। अब आता है कॉग्नाइजेबल एंड नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस। कॉग्नाइजेबल ऑफेंस क्या है, कॉग्नाइजेबल ऑफेंस का मतलब वो जुर्म, वो ऑफेंस जिसमें एक पुलिस ऑफिसर बिना किसी मतलब वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकता है। पुलिस ऑफिसर बिना किसी परमिशन के, बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर ले फौरन, ये कॉग्नाइजेबल ऑफेंस कहे जाते हैं। अब ये कौन कौन से होंगे, अब आप अपना ध्यान लगाइए। ये खतरनाक तरीके के ही ऑफेंस है, क्राइम, ऐसे क्राइम जिनमें पुलिस ऑफिसर को किसी की मतलब जरूरत ही ना पड़े, फौरन पहले वो गिरफ्तार करेगा, बाद में तहकीक करेगा। तो ये मर्डर है, डाउरी डेथ है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, रेप है, ये तमाम केसेस जो है ये कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में आते हैं। उसके बाद आता है नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। अब जाहिर सी बात है, इसके नीचे के जो भी केसेस हैं, वो सब नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में आते हैं। इसमें नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में पहले मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होगी पुलिस ऑफिसर को, हम फला शख्स को गिरफ्तार करना चाहते हैं। अगर मजिस्ट्रेट ने परमिशन दे दी है,
तो यानी वारंट दे दिया है उसको, तो अब वो गिरफ्तार कर लेगा, अदरवाइज वो गिरफ्तार नहीं कर सकता। पूछताछ भले कर ले लेकिन गिरफ्तार तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसके पास परमिशन नहीं होगी मजिस्ट्रेट की। तो उसको हम कहते हैं नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस। और कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस इसी का जस्ट अपोजिट है, इसमें पहले गिरफ्तार करेगा, पूछताछ बाद में होगी, मतलब उसे वारंट की जरूरत नहीं होती कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में। ठीक। अब जैसे कोर्ट ने, चलिए ऑफेंस भी हो गया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत जुर्म भी साबित हो गया और कौन कौन से जुर्म थे वो भी पता चल गए। तो इन जुर्म की बुनियाद पर कोर्ट कौन कौन सी सजा दे सकता है? सबसे बड़ी सजा क्या है हिंदुस्तान में? कैपिटल पनिशमेंट उसको बोलते हैं। कैपिटल पनिशमेंट क्या है? मौत की सजा। जो मौत की सजा है, डेथ जो है, जो डेथ पनिशमेंट है उसी को कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं। ये हमारे यहाँ हिंदुस्तान में या कहीं की भी हर जगह की ये सबसे बड़ी सजा है, डेथ पनिशमेंट। अब हमारे यहाँ कैसे होती है? हैंगिंग से। इंडिया में जो होती है फांसी की सजा दी जाती है, मौत की सजा के लिए फांसी की सजा। कुछ और कंट्रीज है जहाँ अलग अलग मेथड है, इनके अलग अलग तरीके हैं। जैसे हमारे यहाँ हैंगिंग है, कहीं पे इलेक्ट्रोक्यूशन यानी इलेक्ट्रिक चेयर पे बैठा दिया जाता है, कहीं पे क्या साइनाइड पॉइजन दे दिया जाता है, कहीं पे इंजेक्शन दे दिया जाता है। हाँ, ये अलग अलग तरीके, कहीं पे सीधे खड़े करके गोली मार दी जाती है। अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से ये मौत की सजा दी जाती है। हमारे यहाँ क्या है? हैंगिंग है सबसे जो दी जाती है सबसे बड़ी। अब अगर किसी को हैंगिंग की सजा हो गई, कैपिटल पनिशमेंट में उसे मौत की सजा मिल चुकी है, तो उसके पास एक लास्ट चांस होता है। लास्ट चांस होता है उस मुलजिम के पास कि वो अपनी सजा को तब्दील करवा ले, कम करवा ले। अब वो कहाँ पे जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। इसके पास पावर है, ये किसी भी मौत की सजा को ओवर रूल या टर्न ओवरटर्न कर सकता है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन अभी तक आजादी के बाद से एक भी ऐसा केस नहीं हुआ जिसमें फांसी की सजा हो और उसने मर्सी अपील यहाँ पे दी हो और उसकी ओवरटर्न हो गई हो, उसकी मौत की सजा को दूसरी सजा में तब्दील कर दिया गया, प्रेसिडेंट की तरफ से हमेशा खारिज कर दिया गया। अभी तक किसी की सजा जो सुप्रीम कोर्ट ने दे दी वही प्रेसिडेंट ने भी उस पर मुहर लगा दी, उसने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया कि हाँ चलो इसकी सजा को कम कर दिया जाए। आजादी के बाद से ये हुआ है। आखिरी जो फांसी की सजा हुई थी वो किसकी हुई थी? निर्भया केस में सर। निर्भया केस के बाद भी एक फांसी की सजा हुई है, एक कोई लेडी थी उनकी, और उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पूरे परिवार को ही कत्ल कर दिया था। तो वो क्या थी, वो प्रेग्नेंट थी, तो जब तक प्रेग्नेंट थी तब तक उनकी फांसी नहीं हुई, और डिलीवरी के बाद तब जाके उसकी फांसी हुई थी। अब ये दो टर्म है आपके सामने, सबपीना जिसको हम समन्स भी बोलते हैं और कंडक्ट मनी। सबपीना क्या है या समन क्या है? नाम में जाहिर है सुना होगा लोगों ने। ये जो है ये कोर्ट इशू करता है, जो समन्स होते हैं या सबपीना जिसको हम कहते हैं, ये कोर्ट इशू करता है। किस लिए? जो गवाह होते हैं उनको दिया जाता है कि आपको फला दिन, फला तारीख, फला वक्त पे आपको इस कोर्ट में हाजिर होना है, आपसे गवाही ली जाएगी, आपसे पूछा जाएगा। और अगर वो वहां पे उस टाइम, उस दिन, उस जगह पे वो हाजिर नहीं होता है तो फिर उसको क्या है, उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। वो उसको सजा मिल सकती है अगर वो वहां पे नहीं जा रहा है। सेक्शन सीआरपीसी, अगर सीआरपीसी की बात करें तो 61 टू 69, सीआरपीसी 61 टू 69 वो डील करता है सबपीना या समन से। कोर्ट इशू करता है, एक रिटन फॉर्म होता है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है विटनेस के लिए। अगर विटनेस ने उसको रिसीव कर लिया, अब वो बाउंड टू है कि उसे वहां पे जाना ही है जहां पे उसे बुलाया गया, जिस कोर्ट में उसे बुलाया गया, वो उस दिन, उस तारीख, उस वक्त पे उसको हाजिर होना है। उस सुनवाई में उसे क्या लिया जाएगा? उसे गवाही ली जाएगी। कोर्ट ने इशू कर दिया। अब अगर वो नहीं जा रहा है, अगर वो नहीं जा रहा है तो फिर उसकी क्या, उसको सजा मिलेगी। अब इसमें एक टर्म ये था कि अगर दो कोर्ट ने एक ही दिन में उसको दे दिया है, दो समन उसको एक ही दिन में मिल गया है कि एक ही दिन में दोनों जगह जाना है,
तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा? हायर कोर्ट में जाएगा सर। सबसे पहले वो हायर कोर्ट में जाएगा। सिविल और क्रिमिनल कोर्ट है तो सबसे पहले किस में जाएगा? अगर दोनों कोर्ट मान लीजिए सेम उसके वैल्यू के हैं, उसमें सिविल और क्रिमिनल है, सबसे पहले उसे कहाँ जाना है? क्रिमिनल कोर्ट में जाना है। हम्म। अब अगर एक मान लीजिए दो सिविल सिविल कोर्ट जो होते हैं, अब जैसे नाम का तो सिविल कोर्ट, उसमें अलग अलग केसेस चलते रहते हैं, अलग अलग जज हैं, बहुत सारे जज होते हैं। अब उसको एक ही टाइम पे सिविल कोर्ट से ही या क्रिमिनल कोर्ट से ही दो दो बेंच ने उसे एक साथ समन भेज दिया, दो जज, अलग अलग जज की बेंच थी, अलग अलग केसेस में उसे समन मिल गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जिसका समन उसे पहले मिला है, हाँ, जिस कोर्ट का उसे समन पहले मिला है वहां पे उसे पहले जाना है। ठीक। कंडक्ट मनी क्या होती है? इसी में अब किसी को समन मिला है, किसी को गवाही देने के लिए बुलाया गया है, तो जो सिविल केसेस होते हैं, सिविल केसेस में गवाह को जो पैसा दिया जाता है, उसको बाकायदा पैसा दिया जाता है कि वो अगर कोर्ट तक जा रहा है, उसका जो आने जाने का जो पूरा खर्च हुआ है, तो वो उसको कहते हैं कंडक्ट मनी। वो सिविल केसेस में दिया जाता है। ये कंडक्ट मनी जो है, ये सिविल केसेस में एविडेंस जो देने आता है, जो गवाह है, विटनेस जो है, उसको दिया जाता है। सिविल केसेस में याद रखें, कंडक्ट मनी हमेशा सिविल केसेस में दी जाती है। क्रिमिनल केसेस में तो आना ही आना है। क्रिमिनल केसेस में विटनेस को तो आना ही आना है, उसमें कंडक्ट मनी की कोई गुंजाइश नहीं है। और सिविल केसेस में उसे कंडक्ट मनी चाहिए, उसके आने जाने का खर्च चाहिए। अगर उसे लग रहा है कि उसे जो खर्च मिल रहा है वो कम है, तो उसको बढ़वा भी सकता है। जज से कहेगा कि वो इतने में उसका पूरा नहीं हो रहा है, तो जज को अगर लग रहा है कि वाकई में इसका पूरा है, तो वो कहेगा जिस पार्टी ने उसे बुलवाया है कि इसको और बढ़ा के दो, सिविल केस में। लेकिन क्रिमिनल केस में कंडक्ट मनी नहीं दिया जाता है, विटनेस को जाना ही जाना है। क्यों? क्योंकि जो क्रिमिनल केस होता है ना, देखिए जो क्रिमिनल केस की जो वो पूरा प्रोसीजर अगर हम बात करें, तो किसी ने क्राइम किया, किसी के भी खिलाफ कर दे, किसी को भी मर्डर कर दे, डाउरी डेथ हो गई, लेकिन जब केस बनता है ना, तो एक अक्यूज होता है, दूसरा जो पार्टी होती है वो स्टेट, उसको हम स्टेट बोलते हैं। स्टेट के बारे में मैंने बताया था, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम स्टेट कहते हैं। तो उसका जो केस लड़ता है उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो स्टेट की तरफ से होता है। क्रिमिनल कोर्ट में हमेशा ये होता है, दो पार्टी बनती है, एक पार्टी जो होती है वो स्टेट हो जाती है। स्टेट का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, अब वो चाहे लोकल लेवल पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, जिसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आप कहते हैं, स्टेट लेवल पे हो या नेशनल लेवल पे हो, वो स्टेट हो जाता है पूरा। उसको एक टर्म दिया गया स्टेट का, उस एडमिनिस्ट्रेशन को। दूसरी पार्टी कौन सी है? जो एक्यूज है, जिसके खिलाफ जुर्म साबित हुआ है, एक वो पार्टी हो जाएगी। इस तरीके से होता है। तो इसमें क्योंकि हमें बुलाया गया है किसी क्रिमिनल कोर्ट में, अगर, तो जाहिर सी बात है कि किसी मुजरिम के सिलसिले, किसी जुर्म के सिलसिले में बुलाया गया है, मुजरिम के खिलाफ गवाही देनी है। हाँ, उस केस में हमको मदद करनी है किसकी? स्टेट की, एडमिनिस्ट्रेशन की। तो स्टेट आपको पैसा नहीं देगा, आपको जाना ही जाना है क्रिमिनल केसेस में। लेकिन अगर उसे ये लग रहा है, कन्वीनियंस चार्ज जिसको हम कहते हैं, डेली अलाउंस, जज को अगर ये लग रहा है कि हाँ इसको कुछ वो मिलना चाहिए, गवर्नमेंट रूल में बाकायदा लिखा हुआ है कन्वीनियंस चार्ज क्या क्या होते हैं क्रिमिनल केसेस में। कंडक्ट मनी नहीं, कंडक्ट मनी तो तय करता है वो विटनेस, मुझे इतना चाहिए। लेकिन कन्वीनियंस चार्ज होता है, फिक्स्ड अमाउंट होती है, वो मिल जाता है क्रिमिनल केसेस में। अदरवाइज कंडक्ट मनी जो है सिर्फ और सिर्फ सिविल केसेस में मिलती है, क्रिमिनल केसेस में तो जाना ही जाना है। ये था, दो टर्म थे, सबपीना या समन्स और कंडक्ट मनी। कैपिटल पनिशमेंट क्या है? डेथ पनिशमेंट है, हर जगह अलग अलग तरीके से होती है। एक टर्म था कैपिटल पनिशमेंट में, मैंने पिछली बार बताया था, गिलोटाइन। किसी को याद है गिलोटाइन क्या होती है? गिलोटाइन, गिलोटाइन बेसिकली कहते हैं उस डिवाइस को जो कत्ल के लिए इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन क्या गिलोटाइन क्या था? ये भी कैपिटल पनिशमेंट में आता है, लीगल प्रोसीजर तक। किस वक्त? फ्रांस में यूज होता था जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन चला था तब। इसमें एक बहुत बड़ा ब्लेड होता है इस तरीके से, हाँ, नोकील, और इसमें ये एक लोहे की राड लगी होती है। इसको बहुत ऊपर तक ऐसे खींचा जाता है रस्सी से, रस्सी की मदद से इसको बहुत ऊंचाई तक खींचा जाता है, और जस्ट इसके नीचे इस तरीके से जो मुलजिम होता है जिसको मौत की सजा देनी है,
इसके नीचे लिटा दिया जाता है नीचे, और इस तरीके से लिटाया जाता है कि जो ये वीपन है ना, ये गिरे कहाँ, इसकी गर्दन पे, एक ही बार में गर्दन सर क्या हुआ, वो धड़ से जुदा, सर तन से जुदा। ये वाली ये थी, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रांस में था गिलोटाइन वाला प्रोसेस, और ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में सबसे ज्यादा यूज होता, उसके बाद धीरे धीरे ये एबॉलिश हो गया, खत्म हो गया। अब बात आती है एविडेंसेस की। तो फॉरेंसिक मेडिसिन में हम लोग हैं, हम लोग मेडिकल एविडेंस पढ़ेंगे। हाँ, अब मेडिकल एविडेंसेस क्या है, मतलब जो मेडिकली या मेडिको लीगल केसेस जो होते हैं, मेडिको लीगल इश्यूज होते हैं, उनको अप्रूव या डिसअप्रूव करने के लिए जो लीगल मीन में जो एविडेंस इकट्ठा किए जाते हैं, कोर्ट में पेश किए जाते हैं, उनको हम कहते हैं मेडिकल एविडेंस। मेडिको लीगल केसेस में ये यूज होते हैं। दो तरीके का होता है, डॉक्यूमेंट्री और ओरल। अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है, मतलब नाम में ही जाहिर है कि वो तमाम चीजें जो रिटन फॉर्म में हो, चाहे वो हैंड रिटन हो, प्रिंटेड हो, जैसी भी हो, मतलब रिटन फॉर्म में हो। हाँ, रिटन या प्रिंटेड हो, डॉक्यूमेंट की शक्ल में हो, किसी उस पर लिखा हुआ मिलना चाहिए, छपा हुआ मिलना चाहिए। ऐसे डॉक्यूमेंट जिसको हम यूज करते हैं, कहने मतलब ये कोर्ट में जिसको हम पेश करें, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को फर्दर क्लासिफाई किया गया चार तरीके से: मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिको लीगल रिपोर्ट, डाइंग डिक्लेरेशन एंड डाइंग डिपोजिशन। मेडिकल सर्टिफिकेट, ये तो पता होना चाहिए क्या है। हाँ, जो इशू करता है कौन, आरएमपी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो बनाता है। किसी की जो है ना एज सर्टिफिकेट है, किसी का जेंडर सर्टिफिकेट है, या सबसे ज्यादा मेडिकल सर्टिफिकेट तो हम ही लोग अपने स्कूल डेज में और इधर यूजी में इस्तेमाल किए हैं कि हम बीमार थे, इतने दिन हम एडमिट थे, हमारी ये अटेंडेंस इस वजह से शॉर्ट हुई है। तो ये भी कौन इशू करता है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। हम लोग भी इशू कर सकते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट। हाँ, किसी बीमारी में या किसी की एज है, उसका जेंडर को दिखाना है, तो ये क्या हुआ, ये मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया। अब डेथ सर्टिफिकेट भी इशू कर सकता है आरएमपी जो है, मेडिकल सर्टिफिकेट में ही वो भी आता है डेथ सर्टिफिकेट। लेकिन डेथ सर्टिफिकेट के लिए वो कोई पैसा चार्ज नहीं करेगा। हाँ, फीस चार्ज नहीं करनी है जब भी डेथ सर्टिफिकेट इशू करना होगा। जाहिर सी बात है, हम किसी को ट्रीट कर रहे थे, उसकी डेथ हो गई, डेथ सर्टिफिकेट बनाने को उससे पैसा लेंगे, वो दौड़ा के मारेगा। तो डेथ सर्टिफिकेट इशू करने के लिए पैसा नहीं लेना है। अगर अब इसी में एक चीज और आती है मेडिकल सर्टिफिकेट में ही, कि अगर उसने गलत सर्टिफिकेट इशू कर दिया, कोई इशू कर दिया या साइन करके दे दिया उस आरएमपी ने जो गलत था वो सर्टिफिकेट, मान लीजिए एज सर्टिफिकेट की बात थी, एज सर्टिफिकेट में हमने बताया कि इसकी उम्र कितनी है, 16 साल है। जब उसकी फिर से उसका न्यूक्लियर सेक्सिंग हुई या उसकी बोन से जब उसका एज डिटर्मिनेशन किया गया, तो पता चला ये तो 30-35 साल का था। इन्होंने छुपाया है जानबूझ के। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, इसका मतलब कि आप गलत एविडेंस दे रहे हैं, गलत एविडेंस, फॉल्स एविडेंस दे रहे हैं। तो ऐसे में जो फॉल्स एविडेंस है वो सेक्शन 197 आईपीसी, इसके तहत फिर क्या है, सजा मिल सकती है। हाँ, सेक्शन 197 आईपीसी में अगर कोई इशू कर रहा है या साइन कर रहा है फॉल्स सर्टिफिकेट को, तो 197 आईपीसी ने उसको माना क्या कि ये गलत गवाही दे रहे हैं, फॉल्स एविडेंस दे रहे हैं। अगर सिर्फ उसने साइन कर दिया है या एक फॉल्स सर्टिफिकेट दे दिया है, तो वो फॉल्स एविडेंस के तौर पे सेक्शन 197 में उसका जिक्र है, बताया गया कि ये चीज फॉल्स एविडेंस में आएगी और इस पे सजा मिलेगी। तो सजा मिलनी है कब तक, इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स और फाइन, फाइन कुछ भी हो सकती है, 7 साल तक की कैद की सजा और फाइन कुछ भी। अब वो फाइन और जो वो कैद है वो कहाँ उसका जिक्र है, उसका 193 में है, सेक्शन 193 आईपीसी। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हमेशा रहता है। फॉल्स एविडेंस, फॉल्स एविडेंस को माना गया है, उसका जो तस्करा हुआ, जिक्र हुआ, वो 197 में है, और इस फॉल्स एविडेंस पे जो सजा मिलनी है इसके तहत वो 193 में है। हाँ, ये पनिशमेंट बताता है, ये इसने बताया जुर्म 197 ने। और 193 क्या कर रहा है, वो सजा बता रहे कि कौन कौन सी सजा इनको मिलनी है। और मिलनी क्या सजा क्या है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स और फाइन। दोनों एक साथ मिल सकता है या दोनों अलग अलग
या तो किसी को सिर्फ सजा मिल जाए, किसी को सिर्फ फाइन देनी हो, या दोनों भी हो सकता है। ये मेडिकल सर्टिफिकेट का रूल था। अब मेडिको लीगल रिपोर्ट किन केसेस में बनती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मेडिको लीगल रिपोर्ट किन केसेस में बनती है? इंजरी हो गई कहीं, RDA। हाँ, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, इंजरी उसी को ले लीजिए। पोस्टमार्टम है, रेप है, प्रेगनेंसी है, एबॉर्शन है, या डिलीवरी के केसेस में, इन सब केसेस में मेडिको लीगल रिपोर्ट तैयार होती है। और मेडिको लीगल रिपोर्ट तभी बनेगी जब तक कि कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आपसे रिक्वेस्ट ना करे, यानी डॉक्टर से कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वो जब तक रिक्वेस्ट नहीं करेगा तब तक मेडिको लीगल रिपोर्ट डॉक्टर नहीं बनाएगा। उसको आके रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी ऑफिसर को कि साहब ये केस है, इसमें आपकी मदद की जरूरत है, आप अपनी रिपोर्ट तैयार करके दीजिए। लाइक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, वहां पे पुलिस वाले क्या किए, उसको लेके आए हॉस्पिटल में, इनका मुआयना करके इनको बताइए इनको कितनी चोटें लगी है। अब ये क्या हुआ, ये मेडिको लीगल रिपोर्ट हो गई, मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है, ये मेडिको लीगल रिपोर्ट, क्योंकि इसी के बेस पे क्या होगा, इस रिपोर्ट को फिर कोर्ट में भी पेश किया जाना है। तो इसलिए इन केसेस में इंजरी है, पोस्टमार्टम है, रेप है, प्रेगनेंसी, अबॉर्शन है, या डिलीवरी है, ये मेडिको लीगल रिपोर्ट्स होती हैं। और ये तभी तैयार की जाती हैं जब जब कोई ऑफिसर जो उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो आके रिक्वेस्ट ना करे। या फिर अब अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं आ रहा है, लेकिन मजिस्ट्रेट ने एक खत लिख के भेज दिया डॉक्टर के पास कि हाँ ये फला मुलजिम है, इसका वो करना है आपको पोस्टमार्टम, अब यहाँ पे डॉक्टर करेगा, पोस्टमार्टम करेगा, क्योंकि मजिस्ट्रेट की तरफ से रिक्वेस्ट आई है, उसकी तरफ से लेटर आया हुआ है। अब उसने जो मेडिको लीगल रिपोर्ट दे दी बना के, जो भी उसमें लिखा हो, वो कोर्ट में तो पेश हो गई, लेकिन कोर्ट उसको तब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक कि उस रिपोर्ट को इशू करने वाला डॉक्टर भी कोर्ट में मौजूद ना हो, तब तक उसको एज ए एविडेंस कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। यह है मेडिको लीगल रिपोर्ट। अब बात आती है डाइंग डिक्लेरेशन और डाइंग डिपोजिशन की, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इन्हीं दोनों पे क्वेश्चन आते हैं आमतौर से। डाइंग डिक्लेरेशन क्या है? ये रिटन और ओरल स्टेटमेंट है उस पर्सन का जो मर रहा हो, मरते हुए आदमी का ये स्टेटमेंट होता है। अब हम ओरल और रिटन क्यों यहाँ पे नाम दें, क्योंकि इसको रिकॉर्ड करने वाला दूसरा शख्स होता है। डाइंग डिक्लेरेशन को या डाइंग डिपोजिशन को, दोनों को कोई थर्ड पार्टी होती है, थर्ड पर्सन होता है, वो रिकॉर्ड करता है। लेकिन रिटन या ओरल जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो मरने वाला दे रहा है। मैं अगर मर रहा हूँ, मुझे किसी ने जहर दे दिया है, किसी ने चाकू मार दिया, किसी ने बिल्डिंग से मुझे फेंक दिया है, तो ऐसे में क्या हुआ, अब मैं मरने वाला हूँ, तो मैं हो सकता है कि अभी मेरे हाथ सही हो, मैं लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख के दे दिया। ये कभी कभी होता है ना, कुछ लोग लिख के पहले से ही रख लेते हैं, अगर मैं मरा तो मेरी मौत का जिम्मेदार ये है, इसकी वजह से मेरी मौत हो सकती, ये मुझे मार सकता है, तो ये रिटर्न हो गया। या फिर मैं बेड रिटर्न हूँ हॉस्पिटल में और मुझे लग रहा है कि हाँ मेरी मौत अब हो जानी है, तो ऐसे में अगर मैं डॉक्टर को बुला के कहूँ कि मैं कुछ बताना चाहता हूँ, मैंने जो भी जी चीजें बोली, जो भी उसे बताया अपनी मौत के सिलसिले में कि इस वजह से मेरी मौत हो जाएगी, तो वो ओरल हो गया, क्योंकि मैं अब उसको ओरली बता रहा हूँ। तो दोनों तरीके से डाइंग डिक्लेरेशन होता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री क्यों हुआ, क्योंकि इसको रिकॉर्ड करने वाला जो है वो एक पेपर पे लिखता है पूरी चीजें। अब वो रिकॉर्ड करने वाला कोई भी हो सकता है, विलेज हेड भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो इसको रिकॉर्ड करेगा। रिटन या ओरल स्टेटमेंट ऑफ ए पर्सन हु इज डाइंग एज ए रिजल्ट ऑफ सम अनलॉफुल एक्ट। अनलॉफुल एक्ट मतलब क्या हुई, वही उसकी अननेचुरल प्रोसेस से डेथ हो रही है, कोई ऐसा काम किया गया जो जुर्म के उसमें आता है। अगर नेचुरल डेथ हो रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अननेचुरल डेथ हो रही है तो जाहिर सी बात है कोई अनलॉफुल एक्ट होगा, जहर दिया गया होगा, कोई बिल्डिंग से फेंक दिया होगा, किसी ने चाकू मार दिया होगा, किसी ने उसका जानबूझकर एक्सीडेंट कर दिया होगा, ये सब चीजें क्या अनलॉफुल एक्ट में आती हैं। हाँ, तो ऐसे में वो क्या करेगा, वो अपना स्टेटमेंट दे रहा है वो आदमी जो मरने वाला है, इसको डाइंग डिक्लेरेशन का कहा जाता है। अब डाइंग डिक्लेरेशन का किस में आएगा, किस सेक्शन में? सेक्शन 32 IEA यानी इंडियन एविडेंस एक्ट, क्योंकि एविडेंस की बात हो रही है। देखिए सेक्शन 32
इंडियन एविडेंस एक्ट, इसके अंडर में डाइंग डिक्लेरेशन आता है। हम्म, अब अगर कोई आदमी, या मैं अब मेरा एग्जांपल ले लीजिए, मैं ही अगर डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा हूँ, चाहे रिटन या ओरली अगर मैं दे रहा हूँ, डॉक्टर क्या कर रहा है, डॉक्टर सबसे पहले डॉक्टर का काम क्या होगा, सबसे पहले तो डॉक्टर को ये साबित करना है वहां पे खड़े होके कि ये जो पर्सन है जो ये अपना स्टेटमेंट दे रहा है वो कॉन्शियस है, उसका मेंटल स्टेटस जो है वो बिल्कुल सही है, दुरुस्त है, जिसको हम कंपोज मेंटिस बोलते हैं, यानी उसका दिमागी तवाजन जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है, पूरे होशो हवास में वो अपना ये स्टेटमेंट दे रहा है। तो डॉक्टर को ये सर्टिफाई करना पड़ेगा कि जो पेशेंट है, जो जिसकी डेथ होने वाली है, वो कंपोज मेंटिस है। अब यहाँ पे ओथ नहीं ली जाती है, ओथ की बात अभी आएगी कोर्ट में जब प्रोसीजर होते हैं, ओथ नहीं लेने हैं। क्यों? डाइंग डिक्लेरेशन में ये माना जाता है कि मरने वाला शख्स जिसकी मौत करीब, वो कभी झूठ नहीं बोलता। इस एविडेंस के तहत सेक्शन 32 आई के तहत डाइंग डिक्लेरेशन आता है, उसमें ये चीज कही गई कि इसमें ओथ मैंडेटरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ये बिलीफ है, ये माना गया कि जो मरने वाला शख्स है वो कभी झूठ नहीं बोलता, और ना ही इनमें कभी लीडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लीडिंग क्वेश्चन समझते हैं किसको कहते हैं? लीडिंग क्वेश्चंस किसे कहते हैं? हाँ, देखिए लीडिंग क्वेश्चंस का मतलब है, जैसे मैं कोई चीज बता रहा हूँ कि हाँ मुझे ऐसे हुआ, मुझे इसने चाकू मारा, या मुझे इसने जहर दिया, इस वजह से इतनी देर पहले मैंने चाय पी थी, उसमें मुझे लगा कि कुछ था, थोड़ी देर के बाद फिर मुझे चक्कर आने लगे और फिर मुझे उल्टियां हुई। दैट ये प्रोसेस है जो मैं बता रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है। अब इसी में अगर डॉक्टर है या जो रिकॉर्ड करने वाला आदमी है वो कहे अच्छा तो आपकी चाय का रंग काला था, हाँ साहब काला था, यस और नो में जब हम जवाब देने लगे सामने वाले के सवाल का, तो वो हो जाता है लीडिंग क्वेश्चन। और लीडिंग क्वेश्चंस आर नॉट अलाउड, इसमें अलाउड नहीं है लीडिंग क्वेश्चन। बस जितनी चीजें हम मैं जान रहा हूँ, मरने वाला शख्स जो जान रहा है जितनी चीजें, वो जितना बता रहा है, डॉक्टर का काम क्या क्या है, उसको वो रिकॉर्ड करता रहे। अब आइडियली आइडियल कंडीशन में ये है कि एक मजिस्ट्रेट को ही रिकॉर्ड करना चाहिए डाइंग डिक्लेरेशन। लेकिन अगर मौत करीब है और डॉक्टर को ये लगता है कि अगर मजिस्ट्रेट को हमने कॉल किया, मजिस्ट्रेट साहब कहीं बिजी हैं, उनके आने तक इसकी डेथ हो जाएगी, तो मजिस्ट्रेट के आने का इंतजार नहीं करना है। डॉक्टर क्या करेगा, दो गवाह को तैयार करेगा वहीं आसपास से, दो लोगों को, जिनके सामने वो उसका पूरा स्टेटमेंट वो डॉक्टर खुद रिकॉर्ड करेगा। लेकिन उसके रिकॉर्ड करने से पहले उसे कंपोजमेंटिक साबित करना पड़ेगा उसका। और जो भी बताऊंगा, मान लीजिए मैं, मेरी डेथ हो रही है, मैं जो भी बताऊंगा, मेरी जो लैंग्वेज है, जो स्टेटमेंट है, वो उसी स्टेटमेंट में उसको रिकॉर्ड करना है, उसको साइंटिफिक वर्ड्स वहां पे डॉक्टर को यूज नहीं करने हैं। जैसे हम लोग जब हिस्ट्री का पार्ट पढ़ते हैं बेड साइड में, तो ये कहा जाता है ना कि चीफ कंप्लेन में पेशेंट जो अपनी कंप्लेन बता रहा है, अगर वो चक्कर कह रहा है तो हम चक्कर ही लिखेंगे, वर्टाइगो नहीं लिखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ भी जो उसने कह दिया, उसी की लैंग्वेज वाले वर्ड्स को रिकॉर्ड करना होता है, लिखना होता है। अब जब डिक्लेरेशन पूरा रिकॉर्ड हो गया, तो अब इस डिक्लेरेशन को कहाँ भेजना है? मजिस्ट्रेट के पास भेजना है। मजिस्ट्रेट के पास डॉक्टर ने क्या किया, उसके साइन लिए, गवाहों के साइन लिए, अपने साइन किया, और उसको एक सील सील लगा के, और उसके बाद उसको भेज दिया मजिस्ट्रेट के पास। अब इसमें एक ट्विस्ट कहानी में ये है कि अगर जो जिसने ये दिया डाइंग डिक्लेरेशन, वो बच गया किसी वजह से, उसकी मौत ही नहीं हुई, तब क्या होगा? अगर जो जिसने डिक्लेरेशन दिया है वो बच गया, तो अब ये जो डाइंग डिक्लेरेशन है, ये एज ए एविडेंस कोर्ट इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, बल्कि अब उस पर्सन को भी बुलाया जाएगा जो बच गया, जिसने ये डाइंग डिक्लेरेशन दिया था, उसको भी कोर्ट बुलाएगी, आओ अब तुम्हारा फिर से पूरा एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, लीडिंग क्वेश्चन, जो कोर्ट की जो पूरी कार्रवाई होती है, उसे वहां पे बुला के ओथ, अंडर ओथ, उससे अब चीजें पूछी जाएंगी। और इसका जो डाइंग डिक्लेरेशन था, अब वो कोर्ट क्या करेगी, उसको डाइंग डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगी। अदरवाइज अगर उसकी डेथ हो जाती तो ये डाइंग डिक्लेरेशन जो है ना, जिसके खिलाफ भी था, उसकी ताबूत में आखिरी कील का काम, मतलब इसके बाद फिर कोई गवाही की जरूरत ही नहीं है, कोर्ट फौरन इसको एक्सेप्ट कर लेती। लेकिन अब वो बच गया तो अब ये एक्सेप्टेबल नहीं है एज ए एविडेंस, बल्कि क्या है, कोर्ट कहेगी ठीक है, इन्होंने जो बताया अब इनको भी बुलाया जाए कोर्ट में, इनसे भी पूछताछ होगी फिर से।
तो वहां पे दोनों तरफ के वकील हैं, वो पूछेंगे, सब कुछ होगा पूरा फिर से। ये चीज होती है डाइंग डिक्लेरेशन में। अब डाइंग डिपोजिशन क्या है? लॉयर की प्रेजेंस। डाइंग डिपोजिशन में दो तीन चीजें बहुत अच्छी हैं। डाइंग डिपोजिशन में एक है कि डाइंग डिपोजिशन सिर्फ और सिर्फ मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड करना है। डाइंग डिपोजिशन को कौन रिकॉर्ड करेगा? सिर्फ और सिर्फ मजिस्ट्रेट। हाँ, मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा। दूसरी चीज ये, डाइंग डिपोजिशन में मैं अगर किसी को मुजरिम बता रहा हूँ कि उसने मेरे साथ ये किया, इस वजह से मेरी डेथ, तो उस मुजरिम का और उसके वकील का भी वहां पे मौजूद होना जरूरी है, कंपलसरी है। उसके लायर का भी होना और एक्यूज्ड का भी। एक्यूज्ड प्लस लायर, उसके लायर का, एक्यूज्ड के लायर का, हमारा भी वकील रहेगा, लेकिन एक्यूज और उसके लायर का भी वहां पे मौजूद होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जो ये वकील साहब है ना, ये मजिस्ट्रेट के सामने ही अगर मैं कुछ बता रहा हूँ इसके खिलाफ, तो वहीं पे ये क्रॉस एग्जामिन भी हमें करेगा। लीडिंग क्वेश्चन यहाँ पे वो पूछ सकता है, वो पूछेगा, क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब मौजूद है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, अंडर द ओथ ये होता है। यहाँ पे ओथ लेना है। ओथ क्या कहते हैं? शपथ। वो होता है ना कि अदालत में मैं जो भी कहूंगा, किसी किताब पे हाथ रख के जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सिर्फ और सिर्फ सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो वो अंडर द ओथ, मजिस्ट्रेट के सामने अंडर द ओथ और एक्यूज और उसके लायर की मौजूदगी में जब ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है, तो उसको हम डाइंग डिपोजिशन कहते हैं। और ये सबसे बेस्ट है। डाइंग डिपोजिशन जो है सुपीरियर है डाइंग डिक्लेरेशन के। लेकिन फिर वही बात आई, बदकिस्मती ये है कि हिंदुस्तान में ये नहीं माना जाता। जो अच्छी चीजें हैं वो हमारे यहाँ नहीं होती। हाँ, तो डाइंग डिपोजिशन हमारे यहाँ नहीं है, डाइंग डिक्लेरेशन हमारे यहाँ है। ठीक। अब दूसरा जो एविडेंस होता है, ओरल एविडेंस। मेडिकल एविडेंस में डॉक्यूमेंट्री तो हो गया, अब आता है ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के मुकाबले ज्यादा अहमियत रखता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ओरली जो गवाह है वो कहाँ होगा? वो कोर्ट में मौजूद होकर खुद से गवाही दे रहा है, तो वहां पे क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो जाता है। यानी जो अक्यूज और उसके लायर है वो वहां पे उससे सवाल पूछ सकते हैं। तो ओरल एविडेंस क्या है? ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोर सुपीरियर देन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। सिर्फ और सिर्फ ओरल एविडेंस में एक्सेप्शन क्या है कि सुपीरियरिटी की बात, अगर डाइंग डिक्लेरेशन वाली बात मैंने बताई थी, अगर वो मर गया, जिसने जो डिक्लेरेंट था, जिसने डाइंग डिक्लेरेशन दी, अगर वो उसकी मौत हो गई, तो फिर ये इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है डाइंग डिक्लेरेशन की। अदरवाइज अगर हम कंपेरेटिव एनालिसिस करें तो ओरल एविडेंस इज मोर इंपॉर्टेंट या मोर सुपीरियर देन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। हाँ, और दूसरी चीज इसमें कही जाती है कि ओरल एविडेंस इट मस्ट बी डायरेक्ट। तीन तरीके का होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, हियरसे। लेकिन आइडियली जो ओरल एविडेंस जितने भी कोर्ट में होने चाहिए, जो गवाह होने चाहिए, वो डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि फर्स्ट हैंड नॉलेज जिसके पास हो, जिसके पास फर्स्ट हैंड नॉलेज हो, जिसने उन चीजों को देखा हो, उस प्रोसीजर को देखा हो जहाँ पे वो चीज हुई है। किसी को कहते हैं आई विटनेस या फर्स्ट हैंड नॉलेज जिसके पास हो, वो डायरेक्ट होता है। वो डायरेक्ट विटनेस या डायरेक्ट एविडेंस उसी को कहते हैं। एक्सेप्शन क्या है? मैंने अभी बताया, डाइंग डिक्लेरेशन है। डाइंग डिक्लेरेशन क्या है? इससे सुपीरियर हो जाएगा ओरल एविडेंस से, अगर जो डिक्लेरेंट है उसकी डेथ हो गई है। इसके अलावा अगर कोई मेडिकल विटनेस है, कोई डॉक्टर था, उसने लोअर कोर्ट में एक बार पहले गवाही दे रखी है, उसने पूरा एनालिसिस किया और वुंड का बता दिया कि हाँ ये स्टैब वुंड था, इसकी लेंथ इतनी है, इसकी वेथ इतनी है, वीपन जो था इस तरीके का था, धारदार था या जो नुकीला था, तो जो भी चीजें उसने रिटर्न में दे दी जाके लोअर कोर्ट में, अगर फिर से उसका केस हायर कोर्ट में चल रहा है, तो अब वहां पे ओरल एविडेंस की जरूरत नहीं, बल्कि उसका जो वो रिटर्न वाला था ना, जो उसने वो पूरी रिपोर्ट तैयार करके लोअर कोर्ट में देती, वही वहां पे भी मान ली जाएगी बिना किसी की मौजूदगी में। वो उसको वहां पे डॉक्टर का अब होना जरूरी नहीं, क्योंकि एक बार उसने लोअर कोर्ट में हाजिर होकर हर चीज बयान कर दी है, उसका रिकॉर्ड मौजूद है लोअर कोर्ट में, तो इसलिए अब वो ओरल एविडेंस से ज्यादा सुपीरियर हो जाएगी। इसके अलावा एक्सपर्ट ओपिनियन। अब एक्सपर्ट ओपिनियन कहाँ? अगर किसी किताब में किसी प्रोसीजर के बारे में लिखा गया है, किसी बुक में, या किसी कोई बहुत बड़ी बुक जो सबसे ज्यादा मानी जाए, लाइक हमारे यहाँ हम लोग क्या है, जो रेफरेंस बुक है, अब उसमें कुछ भी लिख दिया जाए, रेफरेंस बुक अगर है तो उसका रेफरेंस माना ही माना जाएगा। अल कानून में चाहे कितना ही गलत क्यों ना लिखा जाए, जब आप रेफरेंस की बात करेंगे तो अल कानून का रेफरेंस पहले माना जाएगा, उसूल तिब का बिल्कुल नहीं माना जाएगा उसके मुकाबले। तो अगर कोई ऐसी बड़ी बुक में कोई चीज लिखी हुई है
एक्सपर्ट ओपिनियन किसी का है, किसी बहुत बड़े आदमी का किसी बुक में, तो वो ओरल एविडेंस से ज्यादा वैल्यू रखेगा। ये कुछ एक्सेप्शंस है ओरल एविडेंस की, या डायरेक्ट एविडेंस की भी बात कर लीजिए। या कोई गवाह था, उसने पहले एक बार गवाही दे रखी है और उसके गवाह, उसकी जो गवाही है वो पूरी रिकॉर्ड है, निचले कोर्ट में गवाही उसकी रिकॉर्ड है, तो अब वो अपर कोर्ट में अगर जा रहा है तो वहां पे उस गवाह का होना जरूरी नहीं, बल्कि उसका जो रिकॉर्ड स्टेटमेंट जो रिकॉर्डेड था वो लाके यहाँ पे पेश कर दिया जाएगा, वो एक्सेप्ट भी हो जाएगा। इसके अलावा पब्लिक रिकॉर्ड, जो बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, या सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज है, इनमें ओरल एविडेंस की जरूरत। मैं आके गवाही दूं मेरी उम्र 25 साल है, नहीं मानी जाएगी। हाँ, मैं बर्थ सर्टिफिकेट दिखा दूं, ठीक है, सही है। उनकी डेथ 50 साल पे हो गई थी, नहीं माना जाएगा। आप डेथ सर्टिफिकेट दिखा दीजिए, वो मान लिया जाएगा। इसी तरीके से मैरिज सर्टिफिकेट है, कोई कितना भी कहे कि मेरी 22 साल पे शादी हुई थी या 25 साल पे हुई थी, लेकिन अगर मैरिज सर्टिफिकेट है तो वही मानी जाएगी। ओरली आप कुछ भी कहिए इसके बारे में। तो ये कुछ एक्सेप्शन थे ओरल एविडेंस के या डायरेक्ट एविडेंस। अब बात आती है इनडायरेक्ट एविडेंस की, जिसको हम कहते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस या इनडायरेक्ट एविडेंस। इनडायरेक्ट एविडेंस में ये होता है ना कि फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं होता इसमें, फर्स्ट, बल्कि कुछ अलग अलग फैक्ट्स के जरिए किसी एक इन्फ्रेंस पे पहुंचा जाए, एक नतीजे पे पहुंचा जाए, अलग अलग चीजों से उसको थोड़ा बहुत उसकी जानकारी लेके तब जाके कोई आए, हाँ कहे कि हाँ हमने देखा था वहां पे वो आदमी लेटा था, उसी के पास थोड़ा सा खून पड़ा हुआ था। दूसरा आए कहे कि हाँ खून तो था, लेकिन किस रंग का था, काला था या ब्राइट था, तो वो ये नहीं बता रहा है। इस तरीके से थोड़ी थोड़ी चीजें, फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है, तो इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट। या यूं कहे कि हाँ जो मुजरिम था उसके कपड़े पे खून तो था, मतलब लाल रंग का धब्बा तो था। अब धब्बा तो था, अब भाई किसका खून है ये भी नहीं पता। तो ये इस तरीके, ये सर्कमस्टेंशियल इसको कहा जाता है, कि जो अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांस वहां पे जो दिख रहा है उसी से हमने हमने देखा कि हाँ सुर्ख रंग है उसके शर्ट पे, तो हम कहेंगे हाँ हो सकता है कि इसने मर्डर किया हो, ये खून का रंग हो। तो उससे क्या हुआ, इन्फ्रेंस ड्रा कर रहे हैं हम। ये फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है। फर्स्ट हैंड नॉलेज का मतलब कोई आए आई विटनेस देखे कि हाँ साहब इन्होंने कत्ल किया था डायरेक्ट। यहाँ पे क्या हुआ कि हम ये पाए कि हाँ उसके शर्ट पे लाल रंग था, वो खून का ही हो सकता है और इसी ने कत्ल किया होगा। ये इनडायरेक्ट एविडेंस में आता है, इसको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी कहते हैं। लास्ट जो है हियरसे एविडेंस। हियरसे क्या है? हियरसे का मतलब सुनी सुनाई बात, किसी और के जरिए सुन लिया हो किसी ने, और वो आके गवाही दे कि हाँ साहब फलां कह रहे थे, मैं वहीं पे था, मैंने ये बात सुनी थी। अब फलां साहब पता नहीं सच कह रहे थे या झूठ, फलां साहब तो है ही नहीं, थर्ड पर्सन आके गवाही दे रहा है, तो ये इसको कहते हैं हियर से एविडेंस। मैंने किसी से सुना था, मुझे नहीं पता कि ये हुआ या नहीं हुआ, तो अब मैंने सुना है और सामने वाले, तो इस चीज को हियर से एविडेंस में लेके आते हैं। मतलब थर्ड पर्सन, उसे कोई नॉलेज नहीं है, बल्कि वो किसी से सुनी सुनाई बात को आके कोर्ट में कह रहा है, इसकी सबसे कम वैल्यू है हियर से एविडेंस की। हाँ, ये ओरल एविडेंस में आते हैं। अब बात करिए टाइप्स ऑफ विटनेस की। गवाह क्या होते हैं? विटनेस का मतलब होता है गवाह। हाँ, गवाह। तो गवाह होता कौन है? मतलब ए विटनेस इज ए पर्सन हु गिव्स स्वर्ण टेस्टिमनी। स्वर्ण टेस्टिमनी किसको कहते हैं? स्वर्ण टेस्टिमनी का मतलब जो एविडेंस, जो गवाही देने आया वो अंडर द ओथ अगर दे रहा है, अंडर द ओथ। अब स्वर्ण वही कसम खाना, स्वर्ण के माने कसम खाना यानी ओथ लेके, वो आता है ना किताब पे हाथ रख के वही कहना है कि मैं सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, वो वाली चीज, वो स्वर्ण टेस्टिमनी उसको कहते हैं। क्योंकि वो क्या है, उसने एक किताब पे जो सबसे मुकद्दस चीज है, चाहे हमारे यहाँ कुरान ले लीजिए या नॉन मुस्लिम्स में गीता है, तो उस पर हाथ रख के अगर कोई कह रहा है तो ये माना जाएगा कि हाँ ये सच ही कहेगा, झूठ नहीं कह सकता। इसको कहते हैं स्वर्ण टेस्टिमनी। अब स्वर्ण टेस्टिमनी अगर कोई दे रहा है, उसी को कोर्ट क्या कहती है? विटनेस या गवाह, उसी को कहा जाता है। जिससे क्या हुआ, जिससे फैसले लेने में आसानी होती है। अब ये दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है कॉमन या ले विटनेस। कॉमन विटनेस
या इसी को ले विटनेस यानी ले मैन वाला, जिसको कोई, वो सिर्फ जिसने जो देखा है वही आके बयान कर दे, उससे वो कोई नतीजा ना निकाल पाए वो खुद, बल्कि कहेगा हाँ साहब हमने देखा था, वो सड़क पार कर रहे थे, वो उधर से एक गाड़ी आई उसने इनको ठोक दिया, इनका एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, अब उसने ठोक दिया, एक्सीडेंट हो गया, वो इतने लेकिन अगर वहीं पे कोई आदमी ये बताए साहब ये जा रहे थे, अचानक से उधर से एक कार स्टार्ट हुई और बहुत तेजी के साथ आई और वो इनको टक्कर लगाती हुई भाग गई, रुकी नहीं, इससे ये साबित होता है कि इनको जानबूझकर इनका एक्सीडेंट किया गया, इनको मारा गया। अब ये क्या हुआ, इससे क्या हुआ, एक नतीजा निकाला गया, इससे एक नतीजा निकला, इसको हम कहते हैं एक्सपर्ट विटनेस, स्किल्ड या एक्सपर्ट विटनेस, इसको कहते हैं। यही फर्क है कॉमन विटनेस में और एक्सपर्ट विटनेस में। अब अगर हम बात करें डॉक्टरों की, डॉक्टर, तो डॉक्टर दोनों तरीके का विटनेस बन सकता है, कॉमन विटनेस भी और एक्सपर्ट विटनेस भी। कैसे? अब अगर वो बताए कि हाँ ये जो कोई, वो मान लीजिए रोड, वो कोई एक्सीडेंट, किसी को इंजरी हुई है, एक्सीडेंट छोड़ किसी को इंजरी हुई है, और किससे इंजरी हुई है, नाइफ से, उसको चाकू लगा है, वो खाली ये देखे कि हाँ भाई ये चाकू है, इसकी इतने लेंथ तक इसकी इंजरी है, वो लिख के दे दे, तो ये क्या हुआ, ये कॉमन विटनेस है। तो उसने बता दिया कि हाँ ये चाकू 10 सेंटीमीटर तक इसके अंदर था, इसको चाकू लगा है, ये कॉमन। अब वो बताए कि नहीं, इसको चाकू लगने का जो है वो इस तरीके का हथियार है, नोकीला था, धारदार था, और जो वुंड है उसका वुंड उसने बताया स्पेसिफिक, हाँ, कि एंटीमार्टम वुंड है या पोस्टमार्टम वुंड है, मौत से पहले मारा गया या मौत के बाद मारा गया। तो अब क्या वो एक्सपर्ट है यहाँ पे, वो जो अब जो विटनेस इसका होगा वो एक्सपर्ट विटनेस है, क्योंकि अब वो बता रहा है कि हाँ किन सरकमस्टांसेस में ये चोट लगी है या जो वुंड है ये किस चीज की तरफ ये इशारा कर रहा है, ये एक्सपर्ट विटनेस हो गए। इसके बाद इसी में ये तो बेसिक दो ही टाइप होती है विटनेस की, कॉमन विटनेस और एक्सपर्ट विटनेस। एक टर्म आता है हॉस्टाइल विटनेस का। हाँ, हॉस्टाइल विटनेस, हॉस्टाइल विटनेस का मतलब ये होता है कि कोई शख्स जानबूझकर या किसी मकसद के तहत सच्चाई का कुछ हिस्सा छुपा ले या पूरी तरीके से झूठ बोल दे कोर्ट में जाके। गवाह किसी को बुलाएगा, मुझे मान लीजिए मैं गवाह था, मुझे बुलाया गया, अब ये था कि मुझे उसको बचा लेना है, तो मैंने क्या किया, मैंने पूरा झूठ बोल दिया, नहीं था वो वहां पे मौजूद ही नहीं था। या फिर मैं जा रहा था गवाही देने, पीछे से एक फोन कॉल आया कि अगर तुमने सही बताया तो फिर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार वाले को सबको मार दिया जाएगा, तुम्हें और तुम्हारे परिवार की जान को खतरा है अगर तुमने सच बताया। अब वो बेचारा उस चक्कर में, क्योंकि अब वो डर गया, ऐसे में भी वो जाके झूठ बोल सकता है। तो हॉस्टाइल विटनेस का मतलब ये जानबूझकर भी या किसी मकसद से, अब मकसद यहाँ पे झूठ बोलना क्या हुआ, अगर वो डरा हुआ है, उसे अपने परिवार वालों की जान बचानी है, तो ऐसे विटनेस को हॉस्टाइल विटनेस कहा जाता है। और इसमें एक चीज और होती है, हॉस्टाइल विटनेस कैसे मानेंगे कि ये हॉस्टाइल विटनेस है, क्योंकि देखिए हमने पहले ही बात की थी, पहले पुलिस इंक्वायरी होती है किसी भी उसमें, आमतौर से इन जनरल पुलिस इंक्वायरी, पुलिस क्या करती है, किसी गवाह को उसे पा गई तो उसने, हमने पुलिस इंक्वायरी में सही बताया था कि हमने देखा था उसने कत्ल किया था, लेकिन अब जब पुलिस ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दी तो कोर्ट हमें बुलाएगा, अब कोर्ट हमें एज ए विटनेस बुलाएगा फिर से, क्योंकि वहां पे पूरा प्रोसेस चल रहा है, ट्रायल हो रहा है। तो अब हम जा रहे थे, तो जिसके खिलाफ हमने कहा था कि हाँ उसने कत्ल किया था, उसने क्या किया, हमें फोन पे धमकी दे दी कि अगर तुमने सही बताया तो तुम मार दिए जाओगे। तो अब हम डर गए, तो अब हमने जाके वहां पे झूठ बोल दिया, हमने क्या किया, छुपा लिया सच्चाई को। दूसरी चीज है, उसने हमें बल्कि मारने की धमकी ना देके हमको 2-4 लाख रुपए पकड़ा दिए साइड से, ये रख लो और जाके थोड़ा सा उल्टा बोल देना कि मैं नहीं था या मैं आपने नहीं देखा था। तो क्या हुआ कि हमको पैसा भी मिल गया, हमने झूठ भी बोल दिया, हमारा कुछ नहीं हुआ। तो अलग अलग तरीके से अगर सच्चाई को छुपा लिया जाए तो जो गवाह होता है उसको हॉस्टाइल विटनेस कहा जाता है। हम्म, अब एक टर्म ये तो हॉस्टाइल विटनेस हो गया, क्योंकि इसने नीचे और ऊपर दो तरीके के अलग अलग बयान दिए, इससे ये साबित हो गया। हम्म, अब एक टर्म और आता है यहीं पे, परज्यूरी। ये क्या होता है? देखिए बहुत थोड़ा सा फर्क है हॉस्टाइल विटनेस में और परज्यूरी में। ये भी विटनेस होता है, परज्यूरी भी क्या है, ये विटनेस है, ये भी गवाह है, लेकिन जब ये ओथ ले ले, ओथ लेने के बाद, हाँ,
ओथ लेने के बाद जानबूझकर ये झूठ बोलना शुरू कर दे तो उसको परज्यूरी कहा जाता है। मतलब उसका पूरा स्टेटमेंट ही गलत है। इसने ओथ ले लिया कि मैं सही बोलूंगा, सच बोलूंगा, उसके बावजूद अगर ये झूठ बोल रहा है अंडर द ओथ तो उसको कहा जाता है परज्यूरी। और इसकी सजा है, परज्यूरी की सजा है सेक्शन 193 आईपीसी में, इंडियन पेनल कोड के तहत इसकी सजा है 7 साल की और फाइन भी है इसकी भी, परज्यूरी की, क्योंकि अंडर द ओथ ये झूठ बोल रहा है कोर्ट के सामने, कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहा है। तो ये हो गया परज्यूरी और हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब ये है कि दो अलग अलग जगहों पे उसने बयान दिए थे और उससे ये साबित हो गया कि इसने कुछ सच्चाई छुपाई है, लेकिन यहाँ पे उसको सजा नहीं मिल सकती हॉस्टाइल विटनेस को, लेकिन परज्यूरी वाले को सजा मिल जाएगी। अब एविडेंस किस तरीके से होते हैं कोर्ट में, थोड़ा सा ये देख लेते हैं कैसे कैसे इनकी वो होती है। ये लास्ट टॉपिक है बस। हाँ, प्रेजेंटेशन कैसे होता है, अदालत में ट्रायल कैसे चलता है। तो 4-5 चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज, कोई भी हुआ जब भी वो उसमें बुलाया जाएगा, कटघरे में खड़ा किया जाएगा, सबसे पहले उसको क्या लेना है, ओथ। सेकंड चीज क्या होती है, एग्जामिनेशन इन चीफ। यहाँ पे एक काम की चीज अभी मिलेगी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनेशन इन चीफ। तीसरी चीज, क्रॉस एग्जामिनेशन। चौथा है री एग्जामिनेशन। और पांचवा जो है कोर्ट क्वेश्चन। ये 5 तरीके से ये जो पूरी सुनवाई होती है कोर्ट में ट्रायल के दौरान, ये इसी तरीके से होती है। तो सर ओथ में क्या है, वही चीज है, ये कंपलसरी है। जब भी आपको एज ए विटनेस या अक्यूज्ड है कोई भी हुआ, उससे अगर जब भी बयान लिया जाएगा कोर्ट में तो सबसे पहले उसको ओथ लेना है। मैंने बताया था कि आप मुसलमान लोग क्या करते हैं, कुरान हमारे सामने रखा जाता है कि आप इस पे हाथ रखिए और उसके बाद कसम खाइए। गैर मुस्लिम है वो गीता उनके सामने आती है। अब तीसरा जो आते हैं अथीस्ट, जो भाई जो मानते ही नहीं इन सब चीजों को, तो वो डायरेक्ट खड़े होके उनसे कहा जाता है कि आप सब कुछ दोहराइए, बस ये किताब नहीं रखनी है उसको। तो वो गार्ड को ना मानते हुए वो हर एक चीज कहेगा, मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन वो क्या, वो उस किताब या गार्ड का वो वहां पे उसका वो नहीं मानता है, तो वो चीजें उसके सामने नहीं रखी जाती हैं। ओथ ले लिया उसने, एक बार वो कटघरे में खड़ा हो गया, उसने कसम खा ली कि वो सच बोलेगा। अब शुरू होता है एग्जामिनेशन इन चीफ। अब एग्जामिनेशन इन चीफ होगा किसका, मैं गवाह था, मुझे बुलाया गया था। हाँ, तो मुझको बुलाने वाली पार्टी, मुझको बुलाने वाली। अब अगर मैं सरकारी गवाह हूं तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का टर्म मैंने दिया था, जो स्टेट की तरफ से जो वकील केस लड़ रहा है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। और दूसरा जो अक्यूज पार्टी है, अब या तो हो सकता है कि मैं अक्यूज की तरफ से ही बुलाया गया हूँ, उसने बुलाया अपने लिए गवाही देने के लिए, तुम ये गवाही दोगे तो मैं बच सकता हूँ। तो दोनों तरफ में से किसी एक तरफ, जिस पार्टी ने बुलाया है उसका वकील अदालत में मुझे खड़ा करवा के मुझसे उसी के फेवर में सवाल करेगा, जो मैं उसके लिए जवाब देता रहूंगा। तो वो ऐसे ही क्वेश्चंस वो करता है एग्जामिनेशन इन चीफ में। अब आमतौर से ये हुआ कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं गवाहों को ज्यादातर जो बुलाते हैं वो क्रिमिनल केसेस में वो स्टेट बुलाता है, क्योंकि उसे फला को एक दूसरे मुलजिम को क्या उसका जुर्म साबित करना है। तो बुलाया गया तो उन्होंने क्या किया, सवाल पूछना शुरू किया हमसे। हाँ, हम बताते रहेंगे, बता जो भी हमें समझ में आ रहा है। लेकिन एक चीज यहाँ पे होती है कि लीडिंग क्वेश्चंस आर नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन चीफ। यहाँ पे लीडिंग क्वेश्चन बिल्कुल अलाउ नहीं है। अभी मैंने लीडिंग क्वेश्चन की बात बताई थी आपको, लीडिंग क्वेश्चन नॉट अलाउड एग्जामिनेशन इन चीफ में। लीडिंग क्वेश्चन की सबसे अच्छी मिसाल देख लीजिए, हर चीज में इस्तेमाल होती है। जैसे आपको प्रैक्टिस में बैठे, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कोई पेशेंट आया, साहब मुझे 4 दिन से बहुत तेज बुखार है, हमने मन में बना लिया कि हम इनका यूटीआई डायग्नोज करके रहेंगे। वो बता रहे कि उसे बुखार है, अब हमने क्या किया, अच्छा तुम्हें बुखार जाड़ा लग के आया था, वो हाँ या ना में जवाब देगा। पेशाब में जलन हो रही थी, पेशाब बार बार आ रहा था, हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक टू द पॉइंट पूछ रहे हैं, और वो हाँ या ना में सिर्फ जवाब दे रहा है। तो ऐसे तमाम क्वेश्चन जिनका आंसर हाँ या ना में होता है उसको लीडिंग क्वेश्चन कहा जाता है। और एग्जामिनेशन इन चीफ में लीडिंग क्वेश्चन आर नॉट अलाउड। फिर तीसरा आता है क्रॉस एग्जामिनेशन। एक बार लीडिंग क्वेश्चन हो गया, हमें जिस पार्टी ने बुलाया था उसके वकील ने हमसे हमारी गवाही ले ली। अब क्रॉस एग्जामिनेशन में जो अक्यूज्ड है उसका वकील, सामने वाले का जो डिफेंस लॉयर है,
उसे अपने आदमी को भी तो बचाना है, तो अब वो हमसे सवाल करेगा। क्रॉस एग्जामिनेशन में वो हमसे सवाल करेगा, अपने जो उसका जो वो है अक्यूज है जिसको उसे बचाना है, उसके लिए वो अब वो अपने तरीके से सवाल करेगा। इसको क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। यहाँ पे लीडिंग क्वेश्चन अलाउड है। वो होता है ना, आपने अगर अदालत की कार्रवाई फिल्मों में ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड जब भी आता है, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड का मतलब यही है कि जो जो ये डिफेंस वाला लायर है जो कुछ इस तरीके का सवाल पूछ रहा है जिसके अगर जवाब हाँ या ना में ही हमने दे दिया तो क्या हुआ कि वो पूरा केस ही बिगड़ जाएगा या पूरा वो फैसला ही बदल जाएगा। तो लीडिंग क्वेश्चंस यहाँ पे बार बार जो पूछा जाएगा वो लीडिंग क्वेश्चंस इसी में पूछा जाता है। क्रॉस एग्जामिनेशन में डिफेंस लायर जो होता है वो सवाल करता है। अब इसने जब अपना सवाल कर लिया, इसने अपना पूरा सवाल कर लिया, फिर से री एग्जामिनेशन होता है। अब री एग्जामिनेशन कौन करेगा? यही वाला पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसके लिए जिसने एग्जामिनेशन इन चीफ किया था, वही री एग्जामिनेशन करता है। अब री एग्जामिनेशन में फिर से लीडिंग क्वेश्चन अलाउड नहीं है, तो री एग्जामिनेशन भी हो गया। तो री क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो सकता है। अगर डिफेंस लॉयर जज साहब से कहे कि साहब मुझे अभी फिर कुछ पूछना है, तो जज साहब अगर अलाउ कर देंगे तो उसको कहा जाता है री क्रॉस एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन की तरह वो भी होता है। पांचवा टर्म आता है कोर्ट क्वेश्चन, अदालत का सवाल। अब इसमें अगर ये पूछा जाए कोर्ट क्वेश्चन या क्वेश्चन, कोर्ट में सवाल कौन पूछेगा? जज साहब करेंगे। तो जज साहब कब सवाल कर सकते हैं? जज साहब कब सवाल करेंगे? कोर्ट की कार्यवाही हो रही है, ट्रायल हो रहा है, तो जज इतनी मैंने ओथ बता दिया, एग्जामिनेशन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन हो गया। जज कब सवाल करेगा इसमें? सर प्रोसीडिंग के लास्ट में करता है जब सारी चीजें हो जाती हैं तो कंफर्म करने के लिए, या हाँ ठीक है। और या फिर ये है कि वो मतलब पूछता है कि अगर आप अपने उसमें कुछ और कहना चाहते हैं तो वो एक लास्ट मौका देता है सर। यहाँ तक तो आपकी बात सही है, लेकिन पहली चीज याद रखिए, प्रोसीडिंग के लास्ट में नहीं, प्रोसीडिंग से शुरू से लेके एंड तक जज की जब मर्जी, वो सुप्रीम है वहां पे, उसकी जब मर्जी वो तब सवाल कर दे। किसी भी स्टेज पे वो गवाह से कभी भी सवाल कर सकता है, लेकिन फैसला देने से पहले वो एक बार फिर से पूछता है किसी को कोई अगर ऑब्जेक्शन है, किसी को कुछ और प्रूफ पेश करना है तो भी दे। लेकिन जब भी बात आएगी कि जज कब सवाल कर सकता है तो कोई टाइम लिमिट नहीं है। एनी स्टेज एनी टाइम जज कैन आस्क क्वेश्चन। हाँ, जज कभी भी सवाल पूछ सकता है। अब जज ने भी सवाल पूछ लिया किसी भी वक्त में, या लास्ट में भी उसने पूछा कि अगर अपनी सफाई में किसी को और कुछ कहना है डिफेंस के लायर को, तो वो और भी कुछ पूछ सकता है। तो ठीक, अगर ये सब होने के बाद जो नीचे एक लोग होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मुंशी या क्या, नीचे जो होता है जज के नीचे, वो पूरा रिकॉर्ड कर लिखता रहता है विटनेस के हर एक चीज। उसने लिख दिया, एक पेपर पूरा तैयार कर लिया। अब वो लाएगा विटनेस के पास कि आप इसको पढ़िए, आपने जो कहा है यही कहा है ना। उसने पढ़ लिया, हाँ हमने कहा है। तो अब उसकी वहां पे क्या एंड में साइन ली जाएगी। हर पेज, जितने भी पेज हैं उसके नीचे बॉटम ऑफ द पेज पे विटनेस की साइन ली जाती है, और लास्ट पेज पे भी ली जाती है। हाँ, ताकि फिर बाद में इसमें कोई छेड़खानी ना की जा सके। और गवाह को तब तक कोर्ट नहीं छोड़ना है जब तक जज साहब परमिशन नहीं देंगे। ये कोर्ट की कार्यवाही इस तरीके से चलती है। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन किसी को है? कोई क्वेश्चन नहीं? कोई लीडिंग क्वेश्चन भी नहीं है? री क्रॉस एग्जामिनेशन ही कर लीजिए। पावर ऑफ द जज जरूर याद रखिएगा, पावर ऑफ द जज